Hey guys, this side CACMA आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। तो दोस्तों, इस आसान सफर को और आसान बनाएंगे। आपके लास्ट लेक्चर में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था कॉस्ट शीट। इस कॉस्ट शीट के बारे में पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में किया, पहले हम उसको पूरा रिकैप करेंगे। उसको रिकैप करने के बाद में हमारे 3-4 पेज की कुछ और स्पेशल आपके लिए कंसिडरेशन के लिए मैंने कुछ स्पेशल पॉइंटर्स निकाले हुए हैं। उन सारे स्पेशल पॉइंट्स को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। देन हम लोग आज के इस सेशन में कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपको कॉस्ट शीट क्या होता है, किस तरीके से बनता है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, हम लोगों ने पहले रिकैप करेंगे कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया है। अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट शीट के अंदर सबसे पहला मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया बेसिकली हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा कि कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट को असरटेन करना, दैट मींस कॉस्ट कैलकुलेट करना। अब कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम 3 स्टेज से होकर के गुजरते हैं। सबसे पहले हम हमारे एलिमेंट वाइज कॉस्ट को कलेक्ट करते हैं, फिर उन सारी कॉस्ट को एक्यूमुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम या ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, और फिर इन सारी एक्यूमुलेटेड कॉस्ट को हम लोग एक शीट में अरेंज करते हैं ताकि हमारी टोटल कॉस्ट फाइंड आउट हो सके, और उस शीट को कहते हैं कॉस्ट शीट। क्लियर है? देन उसके बाद में हम लोगों ने ये बताया कि आपके कॉस्ट शीट के अंदर बेसिकली हम कॉस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के तौर पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट कुछ एक जगह पर हो सकता है कि आपका जो यूजर है वो यूजर ऑफ द कॉस्ट इंफॉर्मेशन जो है, दैट मीन जो उसको कॉस्ट इंफॉर्मेशन का यूज करना है, वो यूजर अगर आपसे चाहता है कि नहीं साहब हमें तो किसी दूसरे बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन करके दो, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट हम लोग क्या करेंगे, फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम के जैसे फरमाइशों को पूरा करेंगे। और फरमाइश आप लोगों के एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, उसमें उन्होंने बोला कि आप हमें कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के तौर पर भी बताओ। तो ऐसा भी कुछ रहेगा तो हम लोग वो भी सॉल्व करके देंगे। ठीक है? फिर मैंने आपको बताया कि जो कॉस्ट शीट है इनको हम लोग टोटली, वैसे मैंने तो टोटल 6 हेड्स में बांटा, बट नोट्स में आप लोगों के लिए 2 हेड्स, दैट मींस ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट को एक ही जगह पे कंबाइंड कर दिया। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, टोटल 5 हेड होते हैं। एक आपका प्राइम कॉस्ट, एक आपका फैक्ट्री कॉस्ट, एक आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एक आपका कॉस्ट ऑफ सेल। बात करते हैं प्राइम कॉस्ट में, तो प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है आपके लिए टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी है, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे वो डायरेक्ट लेबर हो, चाहे वो आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, इन तीनों का जो सम होता है वो हमारे लिए क्या कहलाता है, प्राइम कॉस्ट कहलाता है। अब बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी। तो दोस्तों, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में हम लोग डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब हो गया वो कॉस्ट जो कि हमने इस साल कंज्यूम करी है। तो इसके लिए हमने क्या करने का है, जो हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है वो लेंगे, उसमें जितनी भी रॉ मटेरियल की परचेजेज हैं वो ले लेंगे। उसके बाद में हमारा जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उसको लेस कर देंगे। कोई भी परचेज से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस लगा हो, लाइक आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो कैरेज इनवार्ड का खर्चा है, वो इस तरह का कोई भी खर्चा लगा हो तो वो आपका ऐड हो जाएगा। देन अगर आपने जीएसटी पे किया है और आप इनपुट टैक्स नहीं ले रहे हैं, हो सकता है कई बार क्वेश्चन ना, इनपुट टैक्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं ये ना बता करके सीधा आपको ये बोल दे कि जो बायर है, दैट मींस हम लोग जो हैं, जिसके लिए कॉस्ट शीट कैलकुलेट कर रहे हो, सपोज से XYZ लिमिटेड की कॉस्ट शीट कैलकुलेट कर रहे हो, और क्वेश्चन ये कह दे कि XYZ लिमिटेड इज ए रजिस्टर्ड कंपनी इन जीएसटी, मतलब एक रजिस्टर्ड फर्म है जीएसटी में। अगर ये बात बोल रहा है ना, तो आप ये समझ लेना इसका मतलब है कि वो जीएसटी का इनपुट ले रहे हैं। क्लियर है? मार्क माई वर्ड्स, मैंने क्या बोला। अगर क्वेश्चन ये बोल दे कि भैया आप लोगों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है कि नहीं है, ये ना ये बताए, लेकिन क्वेश्चन ये बोल दे कि XYZ लिमिटेड इज ए रजिस्टर्ड फर्म अंडर जीएसटी, तो इसका मतलब है कि वो जीएसटी ले रहा है और जीएसटी का इनपुट ले रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये यहां पर जीएसटी का खर्चा ऐड नहीं होगा। कोई भी आपने रॉ मटेरियल से रिलेटेड कोई भी स्क्रैप है, कोई भी ट्रेड का डिस्काउंट है, वो आपका लेस होगा। ध्यान रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट नहीं होगा। कैश डिस्काउंट को प्योरली फाइनेंशियल नेचर का खर्चा मानेंगे और उसे कॉस्ट शीट में ट्रीट नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए, देन इसके बाद में डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आती है ये ना बताते हुए मैं सीधा बोलूंगा, वो सभी वर्कर्स जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के अंदर डायरेक्टली लिंक्ड है, दैट मींस जिनको हम लोग डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर,
उनको अगर हम लोग किसी भी फॉर्म में कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, वो सारा का सारा खर्चा आपका डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट होगा, चाहे वो सैलरी वेजेस हो, चाहे कोई इंसेंटिव हो, चाहे आप उनको कोई बोनस दे रहे हो, या कोई उनका मेडिकल का खर्चा उठा रहे हो, या आप उनका कोई भी फूड का खर्चा उठा रहे हो, वो सारे के सारे खर्चे डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में आएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो वो सभी खर्चे, या मैं यूं कहूं वो सभी कॉस्ट जो कि ना तो मटेरियल है ना लेबर है। तो मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, वो एक्सपेंसेस हैं। अब वो एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली ट्रेसेबल हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर इन एन इकोनॉमिकल फीजिबल मैनर। इकोनॉमिकल फीजिबल मैनर का मतलब ये हुआ दोस्तों, आपके उसको रोकड़े में आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज इकोनॉमिकल फीजिबल मैनर के अंदर। अब वो सारे खर्चे क्या होंगे, लाइक कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, जैसे कि आपका पावर हुआ, आपका फ्यूल हुआ। दोस्तों ये जो कॉस्ट ऑफ पावर है ना, टेक्निकली या कॉन्सेप्चुअली बोलूं तो ये आना चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंस में, बट हमारा सीएमए इंस्टीट्यूट जो है वो इसको रॉन्गली लेता है फैक्ट्री ओवरहेड में। लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप इसको कहां पर लीजिए, आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही लीजिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट का कोई पता नहीं है किस एग्जाम में के सजेस्टेड में इस चीज को करेक्ट कर देगा। फिर उस टाइम पर आपके मार्क्स कट जाएंगे सर, और अगर करेक्ट नहीं किया तो भी तो मार्क्स कटेंगे ना। तो मैं कहा भैया जब गैम्बल ही लेना है तो फिर कॉन्सेप्चुअली सही तरीके से लो ना गैम्बल, जो आपका सही है उसी के ऊपर जाओ। क्लियर है? देन आपका कोई भी रॉयल्टी है प्रोडक्शन से रिलेटेड, अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड रॉयल्टी है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, क्योंकि आपको पता है रॉयल्टी ना तो मटेरियल है ना लेबर है, लेकिन डायरेक्टली प्रोडक्शन से लिंक्ड है, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। लेकिन अगर सेल से लिंक्ड होगी तो सेलिंग ओवरहेड में जाएगा। देन उसके बाद में कोई भी स्पेसिफिक कोई भी खर्चा है प्रोडक्ट पे, चाहे वो आपका कोई भी टूल इक्विपमेंट से रिलेटेड आपका हो, चाहे आपने कोई भी उसके लिए माउल्ड लिया है उसका मोटाइजेशन हो, चाहे आपकी कोई भी स्पेसिफिक ड्राइंग हो, चाहे कोई भी आपका स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हो या जॉब चार्जेस हो, वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट फॉर्म करेंगे, और ये तीनों मिलकर के आपके लिए प्राइम कॉस्ट कहलाएंगे। अब प्राइम कॉस्ट के बाद में आपको पता है, आपको प्राइम कॉस्ट में पहले आपको फैक्ट्री का ओवरहेड ऐड कर देना है। फैक्ट्री का ओवरहेड ऐड करोगे तो आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में आपको पता है भैया फैक्ट्री के अंदर अभी तक पिछले साल के डब्ल्यूआईपी का भी ट्रीटमेंट करना है, और पिछले साल के डब्ल्यूआईपी का ट्रीटमेंट कहां होता है, फैक्ट्री में होता है। तो इसलिए हमारे को नेट फैक्ट्री कॉस्ट निकालने से पहले डब्ल्यूआईपी को हमको फिनिश्ड गुड्स बनाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड करेंगे और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को लेस कर देंगे, तो आ जाएगा आपका वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर है? आगे बढ़िएगा। अब फैक्ट्री ओवरहेड में क्या खर्चे आएंगे सर, फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब पहली बात तो ये हो गई कि अब वो सभी खर्चे जो कि इनडायरेक्ट नेचर के हैं, क्योंकि डायरेक्ट को तो सारा को सारे हमने कवर कर दिया है प्राइम कॉस्ट में, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को कवर कर दिया प्राइम कॉस्ट में। अब बच गए क्या, इनडायरेक्ट खर्चे। अब वो सभी इनडायरेक्ट खर्चे जो कि फैक्ट्री से रिलेटेड है, चाहे वो आपका डेप्रिसिएशन हो, चाहे आपके कोई कंज्यूमेबल स्पेयर्स हो, चाहे आपका कोई भी रेंट लग रहा हो आपका फैक्ट्री का, या फैक्ट्री के रिलेटेड आपका किसी भी तरह का कोई डेप्रिसिएशन है फैक्ट्री की बिल्डिंग का, या फैक्ट्री के प्लांट एंड मशीनरी का कोई भी आपके लिए डेप्रिसिएशन है, कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ये बहुत सारे एन नंबर ऑफ एक्सपेंसेस हैं जो कि आपके फैक्ट्री ओवरहेड में कवर अप होते हैं, जिनको याद करने के लिए मैं नहीं कहूंगा। आप इसको एक बार अच्छे से रीड आउट कर लो, आपके माइंड में इस चीज को मैसेज जाना चाहिए कि आप एक्चुअल में उसको आइडेंटिफाई खुद से कर पाए कि कौन सा खर्चा फैक्ट्री से रिलेटेड है, कौन सा खर्चा ऑफिस से रिलेटेड है, और कौन सा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। आपको खुद से ही समझ में आ जाएगा, घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी। क्लियर है? आगे बढ़िए। फिर डब्ल्यूआईपी का ट्रीटमेंट करेंगे, तो डब्ल्यूआईपी का ट्रीटमेंट किया। अब डब्ल्यूआईपी का ट्रीटमेंट करते ही हमारे पास क्या आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। अब फैक्ट्री कॉस्ट आ गई है, लेकिन आपको क्या निकालना है, अब निकालना है भैया और भी तो खर्चे लगते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा लगता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा लगता है, क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड खर्चे लगते हैं, प्राइमरी पैकिंग से रिलेटेड खर्चा लगता है, और कुछ स्क्रैप वैल्यू जो कि आपको रियलाइज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस। ड्यूरिंग द प्रोसेस का मतलब है रॉ मटेरियल से रिलेटेड स्क्रैप है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर जाएगा, लेकिन और कोई स्क्रैप है, लेट्स से हमारे पास न्यूज़पेपर आते हैं, न्यूज़पेपर का स्क्रैप है। अब न्यूज़पेपर का स्क्रैप कहां से जाएगा सर, न्यूज़पेपर का स्क्रैप आपके लिए कहीं प्रोडक्शन से लिंक है क्या, नहीं, तो वो उसका प्रोसेस का जो भी है वो आपका स्क्रैप यहां से लेस हो जाएगा। बाय प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका कोई भी खर्चा आपको मिलेगा वो यहां पर कवर अप किया जाएगा। क्लियर है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन वाला यहां लिया जाता है एज पर कॉन्सेप्ट, बट हमारा इंस्टीट्यूट ही मानता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है सारे के सारे प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो आपको वही मानना है। ये इसके बारे में अजम्पशन मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स में मिलेगा वो। ठीक है? तो क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो, रिलेटिंग टू प्रोसेस हो, आपका पैकिंग कॉस्ट है, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, और क्रेडिट फॉर रिकवरीज, ये सारे के सारे खर्चे आपके यहां से लेस होंगे, तो आपके पास आ जाएगा, मतलब सारे खर्चे ऐड होंगे और आपके रिकवरीज जो है वो लेस होगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा भैया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जस्ट ए सेकेंड,
तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आपको पता है ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बेसिकली प्रोडक्शन क्वांटिटी के लिए है, बल्कि लेकिन अगर मैं बात करूं तो हम यहां पर किसके लिए निकाल रहे हैं, हम यहां पर निकालने वाले हैं हमारी क्वांटिटी सोल्ड के लिए। क्यों सर क्वांटिटी सोल्ड की वर्किंग क्यों कर रहे हो, क्योंकि भैया जो सोल्ड करोगे उसी से रोकड़ा आएगा, सेल करोगे पैसा उसी से आएगा, तो उसको पर्टिकुलरली जितनी यूनिट सेल करी है उतनी यूनिट्स के लिए खर्चा कितना लगा। आज सपोज से मैं खर्चा तो ले लूं 10,000 यूनिट का, लेकिन मैं बेच रहा हूं 8,000 यूनिट। आज सपोज से मैं अगर आपको ये कहता हूं कि मेरी 8,000 यूनिट बिकती है एट द रेट 100 रुपीज के हिसाब से, तो कितने रुपए की बिकी, 8 लाख की। 8 लाख इज माई सेल्स। मैंने 10,000 यूनिट्स बनाई, हर एक यूनिट एट द रेट 90 के हिसाब से बनाई, तो भैया 9 लाख की मेरी कॉस्ट हो गई। अब इस हिसाब से तो मेरे को लॉस हो गया। 8 लाख की बेची, 9 लाख का खर्चा लग गया, तो इस हिसाब से तो मेरे को लॉस हो गया। आंसर है नो, आपको लॉस नहीं हुआ सर। आप यहां पर क्लियरली देखो, आपकी 100 रुपीज की सेलिंग प्राइस है, 90 रुपीज की आपकी कॉस्ट है, तो पर यूनिट आप 10 रुपए का प्रॉफिट कमाओगे, और ये 10 रुपए का प्रॉफिट आप 80,000 यूनिट, दैट मींस आपकी यूनिट सोल्ड पर कैलकुलेट करोगे तो आएगा 80,000 का प्रॉफिट। 80,000 का प्रॉफिट आएगा आपको, क्लियर है ना। तो इसलिए ये मैंने क्या किया बेसिकली, इस 90 को 8,000 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब कि मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अगर मैं मेरी यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हमारे लिए ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स भी आता है। अब ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स एक अलग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर कैलकुलेट होकर आता है। क्यों, क्योंकि उसका प्रोडक्शन लास्ट ईयर हुआ होगा, तो लास्ट ईयर की कॉस्ट आएगी। इसलिए हम लोग डायरेक्टली कॉस्ट पर यूनिट को यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे लिए इस साल की कॉस्ट तो डेफिनेटली 90 है, लेकिन हो सकता है कि लास्ट ईयर की जो कॉस्ट है वो 90 ना हो, या 90 से कम हो या 90 से ज्यादा हो, तो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ना वो डिफर करेगा। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की मैं बात करूं तो आपके पहले तो यहां पर ये क्वालिटी कंट्रोल के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, ये सारी की सारी चीजें कि भैया कौन सी चीज कैसे आती है। क्वालिटी कंट्रोल मतलब क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी आपने स्टाफ लगा रखा है, क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए कोई भी खर्चा कर रहे हो, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में आएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है, आपके सिस्टम को चेंज करने के लिए R&D कर रहे हो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो आपका यहां पर आएगा। ऑल्दो हमारा CMA इंस्टीट्यूट सारे एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोडक्शन से रिलेटेड मानते हुए ही ट्रीट करता है, यह मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। फिर किसी भी तरह की कोई भी क्रेडिट आ रही है रिकवरी के तौर पर तो वो हम लोग लेस कर देंगे। और पैकिंग कॉस्ट, प्राइमरी पैकिंग और आपका सेकेंडरी पैकिंग बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बता चुका हूं। जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स के बारे में भी लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था कि भैया अगर जॉइंट प्रोडक्ट है तो जॉइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट तो हम लोग अकॉर्डिंगली उनके रेशियोज के हिसाब से बाइफिकेट कर देंगे। और बाय प्रोडक्ट से अगर कोई भी रिकवरी होती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते समय हम उसको लेस कर देंगे उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू को। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करूं तो दोस्तों यहां पर मैं डायरेक्टली पर यूनिट को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट को मैं डायरेक्टली यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सपोज से इस साल का 90 है, लेकिन हो सकता है लास्ट ईयर 80 ही रहा हो। अब आपको पता है जो लास्ट ईयर 80 था वो इस साल बिकेगा, तो भैया इसलिए मेरा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना वो जरूरी नहीं है कि वो एट द रेट 90 पर ही जाए। एट द रेट 90 पर जाता अगर मेरा लास्ट ईयर का प्रोडक्शन भी 90 पर होता तो, क्योंकि इस साल का 90, पिछले साल का 90, सारे 90, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी 90 पे आ जाता। लेकिन क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का प्रोडक्शन लास्ट ईयर रहा होगा और लास्ट ईयर उसका प्रोडक्शन हुआ है, इसका मतलब यह है कि भैया उसका जो अमाउंट है वो लास्ट ईयर के बेसिस पर कैलकुलेट होगा और लास्ट ईयर के बेसिस पर हो सकता है डिफर करे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें आप ऐड करेंगे अपनी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो कि लास्ट ईयर प्रोडक्शन हुआ। तो इस साल का प्रोडक्शन और लास्ट ईयर का प्रोडक्शन दोनों हमारे पास आ गया। इनमें से वो प्रोडक्शन जो हम सेल नहीं कर पा रहे, दैट मींस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, उसको आप लेस कर देंगे। जैसे सपोज से हमारे पास 2000 यूनिट पहले की थी, सॉरी 10,000 यूनिट हमने अब बना ली, 2000 यूनिट हमारे पास पहले की थी, तो हमारे पास रेडी फॉर सेल हो गई 12,000। सपोज से इसमें से आपके लिए 1,000 यूनिट जो है ना वो 1,000 यूनिट आपकी क्लोजिंग रह गई, तो अकॉर्डिंगली आपके पास 11,000 यूनिट जो है वो आपकी सेल हो रही है, तो उस सेल के हिसाब से आपकी कॉस्ट निकल जाएगी। ठीक है, फिर आते हैं कॉस्ट ऑफ सेल पर, फिर आइएगा आपके कॉस्ट ऑफ सेल पर। अब कॉस्ट ऑफ सेल के लिए कैसे सॉल्व होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप लोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आपको वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जिसे आप किससे रिलेटेड नहीं मान रहे हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं मान रहे हो, दैट मींस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वो यहां आना चाहिए नियम से।
बट आपका सीएमए इंस्टीट्यूट यहां नहीं लेता है। जो कॉन्सेप्ट है मेरे को वो भी सिखाना है, और इंस्टीट्यूट क्या करता है वो भी मैं स्पेशल पॉइंट्स के अंदर कंसीडर कर लूंगा। क्लियर है? सेलिंग ओवरहेड ले लोगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ले लोगे, और आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ले लोगे, आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। इस कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर प्रॉफिट ऐड करोगे तो आपके पास सेल्स आ जाएगी। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में कौन कौन से खर्चे हैं जो भैया मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि आपका डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। अब बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन आप सोच के देखो ना, जहां आपका ऑफिस है, जहां आपका अकाउंटेंट बैठ रहा है, वो अकाउंटेंट आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड थोड़ी कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नियम से नहीं होना चाहिए। बट क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट माई बाप है, इंस्टीट्यूट का एग्जाम देना है, तो हमको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई सा भी एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हो उसको आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ही पार्ट फॉर्म कराना है। क्यों? क्योंकि सीएमए इंस्टीट्यूट ऐसा ही करता है। अगर यही मैं सीए स्टूडेंट्स के लिए बोलूं, अगर आप सीए का एग्जाम भी दे रहे हैं तो इसी हिसाब से चलिएगा, जिस हिसाब से मैं लिखवा रहा हूं आपको, जिस हिसाब से मैंने कॉन्सेप्ट लिखे। सीए इंस्टीट्यूट एज पर कॉन्सेप्ट चल लेता है, सीएमए इंस्टीट्यूट कहता है नहीं साहब, अपन तो क्या है ना, सीएमए मतलब कॉस्ट के बेताज बादशाह अपन ही है, तो अपन अपने नियम निकालेंगे, चाहे वो नियम सही हो चाहे ना हो। तो ये सारे आपके एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं। सेलिंग एंड ओवरहेड के अंदर जो भी सारे आपके सेल्स से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो आपके आएंगे। रॉयल्टी ऑन सेल्स का ध्यान रखिएगा, सेल्स से रिलेटेड रॉयल्टी रहेगी, सेलिंग ओवरहेड में आएगी। प्रोडक्शन से रिलेटेड रहेगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपके वो सारे खर्चे जो कि डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, या आपके फिनिश्ड गुड्स बन जाने के बाद में और कस्टमर तक पहुंचाने से पहले जो भी खर्चे किए जाते हैं, चाहे उनको स्टोर करने की जरूरत पड़ रही हो, चाहे उनकी टेक केयर करने की जरूरत पड़ रही हो, कोई ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे लग रहे हो, कोई डिलीवरी वैन के खर्चे लग रहे हो, कोई डिलीवरी पर्सन को सैलरी देनी हो, वो सारे के सारे खर्चे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद में आप लोगों को कॉस्ट शीट किस तरीके से बनती है वो मैंने बताया था। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में आपका ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड किया, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लेस किया, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर आपने अपना फैक्ट्री ओवरहेड नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में आप लोगों ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, क्वालिटी कंट्रोल के, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, ये सारे के सारे खर्चे ऐड किए, और स्क्रैप से रिलेटेड खर्चे को, स्क्रैप जो भी रियलाइज हुआ प्रोसेस से रिलेटेड स्क्रैप से, वो हमने लेस किया, तो हमारे पास आ गया है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस किया, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड किया तो कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट ऐड किया तो आ जाएगा सेल्स। पूरे 17 मिनट्स में लगा मुझे लास्ट वाले लेक्चर को पूरा रिकैप कराने में। अब आप देख लो, कहां 2 आवर्स और कहां 17 मिनट्स, मतलब मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो कितना टाइम लगा बाबा? 17 डिवाइड बाय 120, मतलब कि 14% टाइम। जितना टाइम मुझे पहले लगा था उसका केवल 14% टाइम लगा है रिकैप कराने में। चलो जी, नाउ आई एम गोइंग अहेड विद दीज ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जो हमारे को क्वेश्चन में स्पेशल ट्रीटमेंट देखने को मिलेंगे, उन सारे स्पेशल ट्रीटमेंट के बारे में मैं यहां पर बोल रहा हूं। क्या है? स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम ऑफ कॉस्ट इन कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के अंदर आपके वेरियस आइटम का क्या ट्रीटमेंट करना है? पहला आता है आपका एबनॉर्मल कॉस्ट। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा, हम लोग जितनी भी नॉर्मल कॉस्ट है उन्हीं को कंसीडर करते हैं कॉस्ट शीट में। कोई भी अगर एबनॉर्मल कॉस्ट है तो उसे हम कॉस्टिंग का जो पीएनडल अकाउंट बनाएंगे ना, जिसे कॉस्टिंग पीएनडल बोलते हैं, तो कॉस्टिंग पीएनडल से राइट ऑफ करेंगे। कॉस्टिंग पीएनडल मतलब कि जिस पर्टिकुलर ईयर का आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर रहे हो, उस पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट लॉस निकालते समय इस एबनॉर्मल कॉस्ट को लेस कर देना है ताकि आपका प्रॉफिट उतने रुपए से कम हो जाए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। 2020 में कोविड आया। कोविड के कारण से सपोज से हमारे को क्या हुआ कि हमारे को कोई एडिशनल खर्चा करना पड़ा प्रोटोकॉल्स को मैनेज करने के लिए। जैसे आपको पता है मास्क वगैरह रखे थे, तो वो जो मास्क वगैरह एंड ऑल ये जितने भी खर्चे थे, ये सारे के सारे खर्चे सैनिटाइजर के, मास्क के, ये सारे खर्चे क्या थे? एबनॉर्मल थे। हर साल तो नहीं करते हैं, आज तो कोई नहीं कर रहा, आज तो आप लोग मास्क नहीं लगा के जा रहे, ना कोई वर्कर को कह रहे कि मास्क लगाओ। तो अब आपने अपने सभी वर्कर्स को मास्क डिस्ट्रीब्यूट करे, आपने हर एक जगह पर, छोटी छोटी जगह पर आप लोगों ने सैनिटाइजर की बोतल रखी, स्प्रे की बोतल रखी, तो वो सारे प्रोटोकॉल्स को मैनेज करने के लिए जो खर्चे हुए, दैट वाज एन एबनॉर्मल नेचर खर्चा। तो वो सारे एबनॉर्मल नेचर के खर्चे 2020 का जब आप पीएनडल बनाओगे ना, उसमें चार्ज करोगे, कॉस्ट शीट में नहीं करोगे। तो अकॉर्डिंगली मैंने यहां पर लिखा एनी एबनॉर्मल कॉस्ट वेयर इट इज मटेरियल एंड क्वांटिफाइबल। मटेरियल भी है, मतलब कि रोकड़े में कल को ऐसा नहीं है
आप प्रॉफिट निकाल रहे हो 1000 करोड़ का और बात कर रहे हो 200 रुपए की, वो वाली नहीं। मटेरियल भी है, क्वांटिफाइबल भी है, जिसकी आप क्वांटिटी भी निकाल सकते हो। शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट फॉर्म नहीं करेंगे। और क्या होगा, दैट मीन्स वो आपका कॉस्टिंग P&L से राइट ऑफ होगा। एग्जाम्पल के तौर पर कॉस्ट जो कि आपकी अराइज हो रही है ड्यू टू पेंडेमिक, जैसे कोविड के लिए, या कॉस्ट कोई भी आपने एम्प्लॉयज ड्यू टू सडन स्टॉक, आपका लॉकडाउन के कारण से आपका जो भी कॉस्ट लगा, वो सारी कॉस्ट जो है वो आपका एबनॉर्मल कॉस्ट मानी जाएगी। किसी भी तरह का कोई भी सब्सिडी अगर आपको मिलता है तो वो जिस भी जगह पर जिस ऑब्जेक्ट से मिला है उस ऑब्जेक्ट से लेस हो जाएगा। इसके ट्रीटमेंट सीएमए एग्जाम में नहीं मिलेंगे, आज तक कोई एग्जाम में नहीं आया। इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंस खर्चा, ये दोस्तों ये वाला जो कॉस्ट है ना, ये भी अगेन मैं बोलूंगा सीएमए के अंदर इससे रिलेटेड कोई भी कॉस्ट आपको नहीं देखने को मिलेगी। ऑल्दो कॉन्सेप्चुअली अगर मैं बात करूं, अगर आपका कोई भी फाइनेंस का खर्चा, कोई भी फाइनेंस का खर्चा जिसके एवज में आपने इंटरेस्ट दिया है फॉर यूज ऑफ नॉन इक्विटी फंड एंड इंसिडेंटल कॉस्ट। नॉन इक्विटी मतलब आपने बिना इक्विटी के कोई भी पैसा अरेंज किया, उसके केस में आपने कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट किया, तो वो जो इंटरेस्ट का पेमेंट है ना दोस्तों, कायदा तो कहता है कि भैया आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट फॉर्म, कॉस्ट शीट का ही पार्ट फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन सीए इंस्टीट्यूट की बात बताता हूं, सीए इंस्टीट्यूट कहता है कि नहीं साहब, ये ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का तो पार्ट फॉर्म नहीं करेगा, बट कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट फॉर्म करेगा। मतलब कि इस जगह पर ऐड होगा, मतलब उनके हिसाब से इस जगह पर ये इंटरेस्ट फॉर नॉन इक्विटी फंड ये यहां ऐड होगा, जो कि कॉन्सेप्चुअली गलत है। कोई जरूरी थोड़ी है, गलतियां करने का अधिकार पूरा का पूरा सीएमए इंस्टीट्यूट का ही है, सीए इंस्टीट्यूट भी करता है। तो मैंने यहां पर आपके लिए क्या लिखा, although as per my opinion this should not be part of cost sheet, treat it as a purely finance cost, but in exam we need to add as institute prescribed it। यहां पर आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों को सीएमए इंस्टीट्यूट के हिसाब से इसको प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, तो आपको इसको इंटरेस्ट का पार्ट फॉर्म नहीं करना है। मैंने नीचे आपको स्पेशली अलग से लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट एंड अदर कोई भी खर्चा आपका है तो उसको आपको प्योरली फाइनेंशियल नेचर का ही मानते हुए चलना है। मटेरियल कॉस्ट विद जीएसटी ऑलरेडी बता चुका हूं, जीएसटी अगर आपको इनपुट मिलेगा तो आप ऐड नहीं करोगे उस खर्चे को, इनपुट नहीं मिलेगा तो आप ऐड कर लेना, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल गुड्स ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आपकी जीएसटी बेस्ड फर्म है, आप जीएसटी का इनपुट ले रहे हो, तो 1 लाख की सपोज से कोई मशीनरी ली, 18,000 का जीएसटी दिया तो 1,18,000 की पड़ी। जीएसटी इनपुट लोगे तो 1 लाख पर डेप्रिसिएशन लगेगा, जीएसटी इनपुट नहीं लोगे तो 1,18,000 पे लगेगा। दैट मीन्स if input is available then in that case depreciation will be calculated on net value, that is 1 lakh पर ही होगा। and if input is not available, और अगर input available नहीं है तो depreciation will be calculated on 1,18,000, तो उस केस में 1,18,000 पे depreciation कैलकुलेट करोगे। ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट इन मटेरियल की बात करें तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ट्रेड डिस्काउंट अगर है तो आपको डिडक्ट करना है while calculating cost of material consumed, लेकिन अगर कैश डिस्काउंट है तो इग्नोर करना है। ये सारे स्पेशल कंसिडरेशन है। अगर किसी भी तरह का, ये भी मैं बता चुका हूं, अगर आपको किसी भी तरह का आउटस्टैंडिंग लेबर का खर्चा है तो आपको सपोज से मैंने आपको बताया था कि सपोज किसी प्रोडक्ट को बनाने में 2 लाख का खर्चा लगा, उसमें से 1,80,000 की लेबर तो आपने पे कर दी, बट 20,000 की पे करना बाकी है, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग है। तो आपको इस साल की कॉस्ट शीट बनाते समय 2 लाख पूरे के पूरे लेने हैं, मतलब 1,80,000 प्लस एनी आउटस्टैंडिंग, दैट मीन्स पूरा का पूरा 2 लाख आप लोगे। क्लियर है? तो एज कॉस्ट शीट इज रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक पीरियड से फॉर ए ईयर, so labor cost related to that specific period will be considered, so if any accrued या outstanding labor cost is there then such cost will be added, तो उस cost को हम लोग ऐड करेंगे। क्लियर है? आगे चलिए। देन लेबर कॉस्ट की ये वाला पोर्शन है ना, इस वाले पोर्शन के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से। आइए दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ट्रीटमेंट रहेगा जो कि आप लोगों को करना होगा जब आप कोई भी, और ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि ना सिर्फ आपको इंटर में, इवन फाइनल में भी देखने को मिलेगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि फाइनल के अंदर आप लोग जब आएंगे तो आप लोगों को मुझे ये वापस से समझाने में, ऑल्दो मैं वहां पर भी वापस से समझाऊंगा, क्योंकि क्या होता है ना, फाइनल में मेरे पास स्टूडेंट वो भी आते हैं जिन्होंने इंटर में मेरे से क्लास नहीं लिया, और वो भी आते हैं जिन्होंने इंटर में मेरे से क्लास लिया। मैं इंटर में इस लेवल पर लेकर के जाता हूं कि फाइनल में आपके कॉन्सेप्ट का कोई भी दिक्कत आए ही ना। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से सुनना, अब एक बहुत अच्छे से, अगर आपने इसको कॉन्सेप्चुअली समझा तो समझ में आएगा, रटने की कोशिश करी या याद करने की कोशिश करी समझ में नहीं आएगा। 2025 की बात करता हूं। क्वेश्चन कहता है कि एक यूनिट को बनाने के लिए
हमसे ₹40 की लेबर कॉस्ट का पेमेंट करते हैं। एक यूनिट को बनाने के लिए 40 रुपए का लेबर कॉस्ट का पेमेंट करते हैं। क्वेश्चन कहता है 2026 के अंदर आप जो कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हो वो 5% से कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, मतलब कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। क्लियर है? अब 5% कॉस्ट इंक्रीज होगी तो आप क्या बोलोगे? सर 40 प्लस 5% आप करोगे 42 आएगा। बिल्कुल सर, यहां तक में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आती अगर ये क्वेश्चन केवल इतना ही बोलता तो। मतलब एक यूनिट को बनाने में 40 रुपए का खर्चा लगता है, 5% का कॉस्ट इंक्रीज होगा तो न्यू कॉस्ट 2026 की 42 हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन ने इसमें एक ट्विस्ट डाला। ट्विस्ट ये डाला कि 2026 में जो आपके लेबर हैं उन सभी लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी 12% से इंक्रीज हो गई। इस लाइन से पूरा का पूरा ट्विस्ट आता है। अब इस लाइन से पूरा का पूरा ट्विस्ट आएगा। सर ये ट्विस्ट कैसे आया, क्या होगा इससे, क्या इंपैक्ट आएगा? दोस्तों प्रोडक्टिविटी इंक्रीज का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। आज सपोज से मैं यूं कहता हूं कि अभी आपको कॉस्ट शीट को 2 आवर्स लगते हैं रिवाइज करने में। ऑब्वियस सी बात है, पहली बार आप करोगे तो समय ज्यादा लगेगा। आप अगली बार जब इसी चीज को वापस से रिवाइज करने जाओगे तो आपको सपोज से 1.5 आवर्स लगते हैं। ये हुआ क्या? ये बेसिकली आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। ये आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। इन शॉर्ट अगर मैं यहां पर भी बात करूं तो आपके लिए ये क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज का मतलब यह है कि अगर मैं आपको ये कहता हूं कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी 50% से इंक्रीज हो गई, इसका मतलब यह है कि आपको पहले 2 आवर्स लगते थे, आप एक चैप्टर कंप्लीट करते थे। अब आपकी प्रोडक्टिविटी 50% से इंक्रीज हो गई तो वही समय में आप 1.5 चैप्टर कर जाओगे। उसी समय में आप 1.5 चैप्टर्स कर जाएंगे। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं इस जगह पर आपको यह बोलूं कि मुझे एक चैप्टर को कंप्लीट करने में कितना समय लगा तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सर 2 आवर्स में एक चैप्टर होता था तो यहां पर एक चैप्टर को करने में 2 आवर्स लगे, मतलब कि पर यूनिट बोलूंगा, चैप्टर्स को मैं यूनिट बोल देता हूं, तो पर यूनिट क्या हुआ? 2 आवर्स। यहां की अगर मैं बात करूं तो 2 आवर्स ही लग रहे हैं लेकिन मेरे को 1.5 चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय 1.5 तो इसका मतलब मेरे लिए 1.33 आवर्स लगेंगे एक चैप्टर को कंप्लीट करने में। क्लियर है क्या? ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार प्रोडक्टिविटी इंप्रूव ही हो। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा 99.99% क्वेश्चंस में, या मैं यूं कहूं 100% क्वेश्चन में आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज का ही केस आएगा, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज का केस नहीं आएगा। बट हमको तो याद नहीं करना है, हमको तो क्या करना है, हमको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर कल को डिक्रीज आ जाए तो क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये हो गया सर, आप अगर प्रोडक्टिविटी इस क्वेश्चन की बात करते हो तो आपकी 12% इंक्रीज हो गई। इसका मतलब जितने समय में पहले आप एक यूनिट बनाते थे उतने ही समय में अब आप 1.12 यूनिट बनाओगे। से यस और नो? मतलब आप पहले, अगर सपोज से मैं ये कहता हूं कि 2025 में आप 1 घंटे में 1 यूनिट बनाते थे, अब आपकी क्वेश्चन ने कहा कि प्रोडक्टिविटी 12% से इंक्रीज हो गई। अब प्रोडक्टिविटी 12% से इंक्रीज हो गई, इसका मतलब ये हो गया अब आप उतने ही समय में 1.12 यूनिट बना लोगे क्योंकि प्रोडक्टिविटी 12% से इंक्रीज हो गई। अब मुझे एक चीज बताओ, आपके 40 रुपीज पर यूनिट थे 2025 में। आपको पता है जो लेबर का खर्चा है वो हमेशा आवर्स से कनेक्टेड होता है, वो हमेशा आपके आवर्स से कनेक्टेड होता है, पर यूनिट से कनेक्ट नहीं होता है। मतलब पर यूनिट हम लोग निकालते हैं, पर यूनिट हम कैसे निकाले कि 1 आवर एट द रेट 40 रुपीज पर आवर, तो हमने ऐसे निकाला। अब आप अगर यहां पर बात करेंगे तो आपके आवर्स यहां पर भी 1 ही है, लेकिन 1 आवर की जो रेट है वो 5% से इंक्रीज हो गई। दैट मीन 42 रुपीज पर आवर की रेट हो गई, तो आपकी पर आवर की रेट हुई है 42। लेकिन मुझे चाहिए 2026 में एक यूनिट को बनाने के लिए कॉस्ट, तो आप क्या कहोगे? सर
2025 में एक यूनिट को बनाने के लिए 40 रुपए लगते थे। 2026 में 1.12 यूनिट को बनाने में 42 रुपीज लगेंगे। इसका मतलब ये हो गया सर, एक यूनिट को बनाने के लिए 42 रुपीज लग रहे हैं 1.12 को बनाने के लिए, तो एक यूनिट को बनाने के लिए इतना खर्चा होगा। तो 42 डिवाइडेड बाय 1.12 दैट मीन्स 37.5 रुपीज पर यूनिट की कॉस्ट आएगी। सर ये तो कॉस्ट बल्कि हमारे लिए कम हो गई। तो दोस्तों कॉस्ट के इन्फ्लेशन के कारण से हमारा खर्चा बढ़ा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी से हमारी कॉस्ट कम हो गई है। तो अल्टीमेटली अगर मैं इस कॉन्सेप्ट की बात करूं तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, मैंने मेरी जो नॉर्मल पहले लेबर कॉस्ट थी वो ली, उसमें मैंने ऐड कर दिया जो भी मेरा इंक्रीज इन कॉस्ट आ रहा है वो, और डिवाइड लगा दिया मैंने 1 प्लस प्रोडक्टिविटी से। 1 प्लस प्रोडक्टिविटी, सर कल को प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो जाए तो डिक्रीज हो जाए तो 1 माइनस प्रोडक्टिविटी। आज अगर मैं इसी क्वेश्चन में बात करूं कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने की जगह आपको ये कह दिया कि भैया प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गई है 16% से, डिक्रीज हो गई तो क्या करोगे, अब आप ध्यान से सुनना, इसी कॉन्सेप्ट को वापस से कनेक्ट करेंगे। डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ सर, डिक्रीज होने का मतलब यह हुआ कि जहां आप पहले एक यूनिट बनाते थे 2025 में, अब आप उतने ही समय में केवल और केवल 0.84 यूनिट ही बना पाओगे, क्योंकि 16% से प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। तो जितने समय में आप एक यूनिट बनाते थे उतने ही समय में अब आप 0.84 यूनिट्स ही बना पाओगे। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि सर आपकी 16% की प्रोडक्टिविटी कम हो गई। तो 16% की प्रोडक्टिविटी कम हो गई, इसका मतलब अब आपको ध्यान से सुनना है, ये 42 रुपीज किसके हैं सर, 0.84 यूनिट के हैं। तो एक यूनिट का कितना आएगा सर, 0.84 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ जाएगा सर 42 डिवाइडेड बाय 0.84 मल्टीप्लाई 1, तो आ जाएगा सर 50 रुपीज। तो यहां पर कॉस्ट बढ़ गई। अब यहां पर कॉस्ट क्यों बढ़ी, क्योंकि दोनों कारणों से बढ़ी। आपकी लेबर की इन्फ्लेशन रेट भी आई, 5% से कॉस्ट इन्फ्लेट हुई, और आपकी प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज हुई। तो दोनों गाल पर थप्पड़ पड़े हैं आपके, मतलब एक ने मारा इन्फ्लेशन का, एक ने मारा प्रोडक्टिविटी का। लेकिन पहले वाले केस में क्या हो रहा था, इन्फ्लेशन ने तो आपको चांटा मारा, लेकिन प्रोडक्टिविटी ने आपको ओ मेरा बेटा ऐसे करके आपको मना लिया। तो इस कारण से आपकी कॉस्ट जो 40 से 42 पहुंची थी, वो प्रोडक्टिविटी के कारण से 40 से भी नीचे आ गई। क्यों, क्योंकि प्रोडक्टिविटी आपकी इंप्रूव हो गई थी। तो अल्टीमेटली आपके लिए डायरेक्ट लेबर प्लस आपने जो भी इंक्रीज किया है वो डिवाइडेड बाय 1 प्लस प्रोडक्टिविटी। याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। आप लोगों को बहुत अच्छे से, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझा दी हैं इस एग्जाम्पल के सहारे। मेरे को नहीं लगता कि आप लोग इस चीज को भूल सकते हो। मैंने आपको बताना चाहूंगा कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज का ही केस आपको 100% इंक्रीज ही दिखेगा, बट फिर भी मेरे को कॉन्सेप्ट को समझाना था, याद नहीं कराना था, इसलिए मैंने आपके लिए डिक्रीज का भी एग्जाम्पल लिया। अब अगेन एक बार के लिए वापस से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं कि आप लोगों को सिंपली क्या किया, 2025 में एक यूनिट के 40 रुपए लग रहे थे। अगर आपकी 5% की कॉस्ट इन्फ्लेट हो गई, दैट मींस इंक्रीज हो गई, तो आपके लिए 40 की जगह 42 हो जाएगा। लेकिन प्रोडक्टिविटी भी 12% इंक्रीज हो गई। इसका मतलब जब पहले आप जितने समय में एक यूनिट बनाते थे उतने ही समय में आप 1.12 यूनिट बनाओगे। अब आपको पर यूनिट निकालने के लिए क्या करना है सर, ये 42 में डिवाइड लगाना है 1.12 का, तो आपके पास आ जाएगा। दैट्स ऑल। आई होप इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा आप लोगों को। और आप लोगों को अगर ये चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो आपके साथ मैं आगे बढ़ जाता हूं और इस कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से मैंने जो समझाया, जो एग्जांपल मैंने यहां पर आप लोगों के साथ लिंक किया है, यही सेम एग्जांपल मैंने आप लोगों को हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के सार बुक में दिया है। लेबर कॉस्ट कैलकुलेशन विद प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट, ये मैंने आपको बताया। ये बेसिकली मैंने कहा ना, स्पेशल पॉइंटर्स आपकी क्वेश्चन से निकल के आ रहे हैं। जो क्वेश्चंस में आपको स्पेशली ट्रीट करना है, पहले उन कॉन्सेप्ट को मैंने अलग से समझा दिया आप लोगों को। अब ताकि जैसे ही हम इन क्वेश्चंस पर जाएंगे तो हमको दिक्कत नहीं आएगी। आपको इसको अच्छे से रेफर करना है तो मैंने यहां पर आपको रेफरेंस भी दे दिया कि ये कौन से क्वेश्चन से ये आपका स्पेशल नोट निकल के आए हैं। क्लियर है? एज वी नो प्रोडक्टिविटी विल इंपैक्ट लेबर कॉस्ट। आपको पता है प्रोडक्टिविटी का इंपैक्ट आएगा ही लेबर कॉस्ट पर, कि भैया एक बंदा ढंग से काम करेगा तो हमारा कम समय लगेगा, कम समय लगेगा तो कम कॉस्ट आएगी। एक वो ढंग से काम नहीं करेगा तो ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा तो ज्यादा कॉस्ट आएगी। दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी हैव इंपैक्ट ऑन लेबर कॉस्ट। That means we can say an effective labor can save cost, whereas an ineffective worker will push for more payment towards labor. Clear है?
मैंने यहां पर रिवाइज्ड लेबर कॉस्ट कितनी आएगी पर यूनिट निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला भी दिया, बट कॉन्सेप्ट पहले आपको समझाया है। तो लेबर कॉस्ट में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 1 प्लस इंक्रीज इन रेट से, दैट मीन्स 40 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट, तो दैट मीन्स 1.05 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंक्रीज इन एफिशिएंसी, और अगर डिक्रीज इन एफिशिएंसी है तो माइनस कर दोगे। क्लियर है? तो इंक्रीज इन एफिशिएंसी कितनी हुई सर 12%, तो 1.12 का डिवाइड लगा दोगे तो आ जाएगा 37.5, और यही एग्जांपल मैंने यहां लिया है। लेबर कॉस्ट 40 है आपकी 2025 में, लेकिन 26 में रेट 5% से इंक्रीज हो गई, लेकिन लेबर की एफिशिएंसी जो है प्रोडक्टिविटी है वो इंप्रूव हो गई 12% से। तो मैंने यहां पर आपको बाकायदा समझाते हुए सॉल्यूशन दिया है। क्या? हियर प्रोडक्टिविटी मींस इफ वी प्रोड्यूस 1 यूनिट इन 1 आवर इन 2025 देन वी कैन प्रोड्यूस 1.12 यूनिट्स इन सेम 1 आवर एज प्रोडक्टिविटी एनहेंस्ड बाय 12%। तो 2025 में 1 घंटे में 1 यूनिट बनाते थे, 2026 में 1 घंटे में 1.12 यूनिट बनाओगे, तो न्यू रेट कैसे आएगी? 40 प्लस 5% 42, बट दैट्स फॉर 1.12 यूनिट, लेकिन वो 1.12 यूनिट की होगी। तो हैंस पर यूनिट कॉस्ट विल बी 42 डिवाइड बाय 1.12, दैट मींस 37.5। सेम लाइकवाइज आपके दूसरा एग्जांपल, सपोज अगर इस जगह पर एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है 16% से, तो हम कहते हैं कि वी कैन प्रोड्यूस 0.84 यूनिट्स इन सेम 1 आवर एज प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है 16 से, तो न्यू रेट जो होगी वो आपके लिए 42 डिवाइड बाय 0.84, दैट्स इट हो जाएगी। क्लियर है? बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स की। अब दोस्तों ये बैड डेट्स है ना, इवन आप इसके ऊपर गूगल भी करोगे ना कि ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स इन कॉस्ट शीट, तो वहां से भी आपको यही आएगा कि 2 ओपिनियन है भैया अलग अलग ऑथर्स की। तो वैसे अगर हम बात करें तो मैंने यहां पर क्या बोला, देयर आर 2 डिफरेंट ओपिनियन बेस्ड ऑन मैनी ऑथर्स, सबके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है। वन व्यू इज दैट बैड डेट्स इज ए फाइनेंशियल लॉस ओनली एंड शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट्स। एक व्यू तो यह है कि भैया ये इसको हम फाइनेंशियल लॉस मानेंगे कि भैया पैसा नहीं आ पा रहा तो फाइनेंशियल लॉस है, और उसको हमें कॉस्ट अकाउंट से एक्सक्लूड करेंगे। लेकिन अदर व्यू इज दैट बैड डेट्स इज सिमिलर टू अदर एक्सपेंस एंड शुड नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट, तो उसको आपके एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए कॉस्ट अकाउंट से, अदर एक्सपेंसेस की जैसे ही ट्रीट करेंगे। अकॉर्डिंगली बैड डेट्स इज कंसिडर एन आइटम ऑफ सेलिंग ओवरहेड, तो आपको सेलिंग ओवरहेड मानना है। अब हमें क्या करना है, तो एज पर माई सजेशन इफ एनी बैड डेट्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, अच्छा ये बैड डेट्स की स्पेलिंग मैंने यहां पर BED लिख दी, वाह भाई ये कैसे हो सकता है, और यहां पर भी BED लिख दी और यहां पर सही लिखी है बैड डेट्स। चलो जी ये करेक्शन कर देंगे हम लोग बैड डेट्स का, या मैं यूं कहूं कि भैया मैं बाद में भूल जाऊंगा, मैं एक बार नोट्स में इसको करेक्ट कर ही देता हूं। मैं यहां पे लिख लेता हूं कि बैड डेट्स की स्पेलिंग, ताकि मैं अपने एडिटर को बोलूंगा कि भाई साहब ये वाली स्पेलिंग पॉइंट पेज नंबर कौन सा है 2.10 पे पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 9 में बैड डेट्स की स्पेलिंग। भैया सोने वाला डेट थोड़ी मानना है, वैसे तो खैर होने को तो ये सोने वाला है बैड डेट्स, डेट्स जो सो गया, बैड मिला सो गया, वैसे भी कनेक्ट कर सकते हो इसको। एज पर माई सजेशन इफ एनी बैड डेट्स इज गिवन इन द क्वेश्चन देन गो विद सेकंड व्यू, दैट इज ट्रीट इट एज ए पार्ट ऑफ सेलिंग ओवरहेड, तो आपको इसको एज ए सेलिंग ओवरहेड ही पार्ट फॉर्म करते हुए चलना है। लेकिन अगर किसी भी तरह का बैड एंड डाउटफुल डेट्स पे कोई प्रोविजन बना रहे हो तो वो प्रोविजन को नहीं मानना है, ये ध्यान रखना। बैड डेट्स को आप सेलिंग ओवरहेड मान सकते हो, लेकिन अगर आप बैड एंड डाउटफुल डेट्स का कोई प्रोविजन बना रहे हो तो भाई साहब उसे एक्सक्लूड करेंगे, उसे इग्नोर करेंगे कॉस्ट शीट बनाते समय। तो ट्रीट इट एज प्योरली फाइनेंशियल नेचर दस इग्नोर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग ए कॉस्ट शीट, तो भैया कॉस्ट शीट बनाते समय इसको हम इग्नोर करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक बताने की जरूरत नहीं है, WIP का वैल्यूएशन आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। फिनिश्ड गुड्स का कैलकुलेशंस की बात करूं तो आप लोगों के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको दिया जाएगा। फिनिश्ड गुड्स की बात करते हैं तो फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू दी जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू आपको 95% केसेस में नहीं दी जाएगी, तो घबराने का नहीं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपने निकाला ना उसमें डिवाइड लगा देना प्रेजेंट ईयर में जितना प्रोडक्शन यूनिट किया है उससे, तो उससे आ जाएगी 1 यूनिट का प्रोडक्शन कॉस्ट, दैट मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, और उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट से आपका आ जाएगा। और आपको यहां पर हम लोगों ने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को लेस किया। क्यों? क्योंकि भैया हम कॉस्ट शीट बना रहे पर्टिकुलर ईयर की, और पर्टिकुलर ईयर में अगर मैं बात करूं तो जो कॉस्ट हमारा बिकेगा ही अगले साल, आज अगर मैंने 10,000 यूनिट बनाई, बेची है 8,000 यूनिट ही, तो 2,000 तो बिकेगी ही अगले साल, तो इस 2,000 यूनिट जो अगले साल बिकेगी इसको अगली साल के
प्रॉफिट के कैलकुलेशन में, कॉस्ट ऑफ सेल में अगले साल के लिए लेके जाएंगे। तो यहां पर आपको केवल 8000 यूनिट पर कितना खर्चा लगा, केवल वो लेना है। इसीलिए हमने क्या किया था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को तो ऐड किया, क्योंकि वो पिछले साल बना तो था लेकिन बिक रहा इस साल है, तो इस साल का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट फॉर्म करेगा, और जो इस साल नहीं बिक रहा वो अगले साल के लिए करेगा, तो उसको एक्सक्लूड कर दिया। तो एज मेंशन इन कॉस्ट शीट दैट वी आर एडिंग ओपनिंग स्टॉक एंड रिड्यूसिंग क्लोजिंग स्टॉक, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, चाहे WIP का हो, फिनिश्ड गुड्स का। क्यों? दिस इज बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग ए कॉस्ट शीट फॉर ए पीरियड where we will take only those units which are completed during the year. So if anything connected for next year, then such cost will form part of next year, not for current year. तो वो आपका नेक्स्ट ईयर के लिए पार्ट फॉर्म करेगा, तो उसको हमने लेस कर दिया। जो इस साल के लिए पार्ट फॉर्म कर रहा है उसे हमने ऐड कर दिया। क्लियर है? कैरिज ऑन रिटर्न ऑफ मटेरियल ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। वैसे तो भैया नियम तो ये कहता है कि भैया सप्लायर जो है ना, मैंने एग्जांपल दिया था जयपुर से दिल्ली वाला, तो भैया दिल्ली से जयपुर तो आ गया मेरे पास माल, लेकिन वो आ गया डिफेक्टिव माल। तो भैया मैंने डिफेक्टिव माल के लिए उसको बोला कि भैया डिफेक्टिव माल है, आपका डिफेक्टिव माल को आपको क्या करना है, आप ले जाओ ना यार, डिफेक्टिव माल है आप लेकर के जाओ। तो कहता देखो साहब, हमने एक बार बेचना था, बेच दिया, आपको अगर वापस भेजना है ना तो खुद के भाड़े पे भेजो। तो भाई साहब कल को अगर मुझे ही भाड़ा बियर करना पड़ेगा ना, तो वो भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट फॉर्म करेगा, रॉ मटेरियल की कॉस्ट में मत ले लेना। तो यूजुअली दिस शुड बी बोर्न बाय सप्लायर ऑफ मटेरियल, बट इफ बोर्न बाय अस देन सच विल फॉर्म पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, तो उसे हम फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट फॉर्म करेंगे। क्लियर है? कल को हमने कहा यार डिफेक्टिव आ तो गया, लेकिन यार अब ठीक है यार, कोई बात नहीं यार, अपन खुद के डिफेक्टिव यूनिट्स को करेक्ट कर लेते हैं, या कोई भी डिफेक्टिव आइटम आ रहा है, कोई डिफेक्टिव आइटम हमने सप्लाई किया, उसको करेक्ट करने का काम किया, तो वो सारा रेक्टिफिकेशन की जो कॉस्ट लग रही है वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना कि रेक्टिफिकेशन होगा कहां? एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन वाले रेक्टिफाई करेंगे या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले रेक्टिफाई करेंगे? नहीं, रेक्टिफिकेशन सारा फैक्ट्री में होगा, तो इसलिए वो फैक्ट्री कॉस्ट माना जाएगा। तो इफ एनी कॉस्ट इनकर्ड ऑन रेक्टिफिकेशन ऑन डिफेक्टिव यूनिट्स देन सच कॉस्ट विल फॉर्म पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। क्लियर है? डन है? आगे बढ़िए। पैकिंग कॉस्ट अगर सेकेंडरी है तो वो बताने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट फॉर्म करेगा। तो पैकिंग मटेरियल दैट इनेबल टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट, इन्फॉर्म कस्टमर, प्रमोट एंड अदरवाइज मेक द प्रोडक्ट मार्केटेबल करता है वो, तो पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कार्टन यूज हो रहे हैं जो कि होल्ड कर रहे हैं आपके इस ट्यूब्स को, या आपके अगर मैं बात करूं यहां पर आपने देखा दवाइयां आपके डोजेज ऐसे थोड़ी देता है कोई, हाँ वो झोला छाप डॉक्टर तो ऐसे ही देता है, वो आपको कौन सा कलर का लिफाफा होता है, वो ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर के लिफाफे में डाल के दे देता है ऐसी खुली दवाइयों को। लेकिन यूजुअली इस तरीके से आपके पैक होकर के दवाइयां आती हैं, इसे हम कहते हैं प्राइमरी पैकिंग। लेकिन जब आप इसी को इसके बॉक्स में डाल देते हो, तो बॉक्स में नहीं भी डालते तो भी ये दवाइयां होल्ड हो रही हैं, इजीली प्रिजर्व हो पा रही हैं, लेकिन आप इस बॉक्स में डाल रहे हो वो बेसिकली जस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस, ताकि आप इजीली इसको मूव ऑन कर सको, इसे सेकेंडरी पैकिंग कहेंगे। और जब आप इसको बड़े कार्टन में डाल दोगे तो उसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पैकेज कहेंगे, और चाहे आपका ये दोनों के दोनों आपके डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट फॉर्म करेंगे। रॉयल्टी के ऊपर तो डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूं। प्रोडक्शन से लिंक है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानेंगे, और अगर सेल से लिंक है तो सेलिंग ओवरहेड मानेंगे। अगर कल को क्वेश्चन आपको ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट दे दे और ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से कहे कि कॉस्ट शीट बनाओ, तो आप चेक करेंगे कि रॉयल्टी को ट्रेडिंग अकाउंट में डाला है कि P&L में डाला है। आपको पता है अगर ट्रेडिंग में डाला होगा तो सारे डायरेक्ट खर्चे होते हैं। आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, बाई साइड में सेल लिखते हैं, बाई साइड में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, टू साइड में टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, टू साइड में हम डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ये सारे टू साइड में लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर उससे ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करते हैं P&L में। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आया, इसका मतलब ये ऊपर के सारे खर्चे क्या है, सारे डायरेक्ट खर्चे। ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट की ही कॉस्ट होती है। तो कल को अगर रॉयल्टी आपको ट्रेडिंग अकाउंट में दे देना, इसके लिए भी एक क्वेश्चन के अंदर आपको दिखेगा कि रॉयल्टी जो है ना वो ट्रेडिंग अकाउंट में डाली हुई है। तो ये अगर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर है तो आपको मानना है कि भैया वो आपके प्रोडक्शन से लिंक है। कल को आपको ये दे दे टू रॉयल्टी और ट्रेडिंग अकाउंट में, ये ना बताया कि वो प्रोडक्शन की है कि आपकी सेल की है, तो भैया उसको प्रोडक्शन का मानना है, तभी वो ट्रेडिंग में आया। तो इफ रॉयल्टी इज गिवन इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड क्वेश्चन इज साइलेंट देन वी विल ट्रीट इट एज रॉयल्टी फॉर प्रोडक्शन, 10 पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, उसको डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट फॉर्म करेंगे। क्लियर है? एक पॉइंट आता है प्रॉपर्टी टैक्स। हमारा बच्चा है ना जो याद करने वाला बच्चा है, जिसको याद करने की क्षमता अच्छी होती है, वो इस जगह गलती कर बैठता है। दोस्तों इनकम टैक्स के बारे में मैंने ये बोला गया है कि इनकम टैक्स इज ए प्योरली फाइनेंशियल नेचर का खर्चा, उसे कॉस्ट शीट में नहीं मानेंगे। बच्चा ये याद कर लेता, आहा टैक्स मतलब फाइनेंस का खर्चा। अगर वो कल को प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्स है ना, तो
तो दोस्तों ध्यान रखना वो कॉस्ट शीट में आएगा। अब वो कौन से प्रॉपर्टी से लिंक है? अगर फैक्ट्री की प्रॉपर्टी से लिंक है तो फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग से लिंक है प्रॉपर्टी टैक्स तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बिल्डिंग से रिलेटेड है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। क्लियर है? लेकिन आएगा। तो समटाइम क्वेश्चन गिव्स एन एक्सपेंसेस ऑफ टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, देन दिस विल इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट, तो उसको कॉस्ट शीट में डालना है। क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है कि कहां यूज हो रहा है। तो यूजेस से इफ प्रॉपर्टी टैक्स इज पेड फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग देन इट विल बी पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, इफ पेड फॉर ऑफिस बिल्डिंग देन पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और लाइकवाइज इसी तरीके से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आई होप क्लियर है। देन आइएगा कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी। ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि सेल की क्वांटिटी कैसे आती है। आपने ओपनिंग स्टॉक लिया, इसमें प्रोडक्शन ऐड किया, तो सपोज आपका ओपनिंग स्टॉक था 2000 का, 10,000 यूनिट आपने प्रोड्यूस कर ली, तो टोटल 12,000 यूनिट हो गई। इसमें से आपकी 1,000 यूनिट आपकी क्लोजिंग है, तो भैया इसका मतलब आपने 11,000 यूनिट बेची है। इस इक्वेशन की सहायता से हो सकता है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़े। तो क्लोजिंग स्टॉक को निकालना है तो ये माइनस का क्लोजिंग स्टॉक इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये सेल इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो उस केस में ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन टोटल हो गया 12,000 यूनिट। 12,000 में से 11,000 यूनिट बेची है तो 1,000 यूनिट क्लोजिंग है। तो इस तरीके से हम लोग क्लोजिंग ओपनिंग की बैलेंसिंग फिगर इस इक्वेशन को यूज करते हुए निकाल लेंगे। क्लियर है? अब कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपको क्या करना है? सबसे पहला वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन में अगर वैल्यूएशन नहीं दिया तो भैया करंट ईयर की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट है उसके बेसिस पर। बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी आपको दे रहा है, तो अगर बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी पूरा दे रहा है, दैट मीन बिल्डिंग अगर देता है तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, प्लांट एंड मशीनरी देता है तो फैक्ट्री ओवरहेड। लेकिन इन दोनों को कंबाइंड करके दे दे कि बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, मतलब एक ही टर्म दे दे कि ऐसे दे कि बिल्डिंग 10 लाख, आपके प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख, तो भैया 2 लाख पर डेप्रिसिएशन फैक्ट्री में जाएगा, 10 लाख का डेप्रिसिएशन एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा। लेकिन कल को आपको ये दो अलग अलग ना दे करके ऐसे बोल दे बिल्डिंग कोमा प्लांट एंड मशीनरी और कह दे 12 लाख, तो उस केस के अंदर ये पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगा। ध्यान रखिएगा। वैसे 99% चांसेस हैं कि आपको जब भी क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन आपको खुद से ही अलग से बाइफरकेट करके बता देगा कि भैया ये बिल्डिंग उससे रिलेटेड है, ये उससे रिलेटेड नहीं है। अगर कल को कोई क्वेश्चन प्लांट एंड मशीनरी दे देता है और ये नहीं बताता कि ये कहां से लिंक है, तो भैया उसको ये मानना है फैक्ट्री का है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी आपकी यूजुअली यूज आती है फैक्ट्री के अंदर ही। क्लियर है? रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, अगर क्वेश्चन में इस तरीके की कोई भी टर्म आती है और ये नहीं बताया जाता है कि कहां माने, तो भैया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में मान लेना है। इनडायरेक्ट लेबर आपके पास दी हुई है, कहां माननी है नहीं पता, फैक्ट्री ओवरहेड में मान लेना। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में ध्यान से सुनना अब इस बात को। इफ क्वेश्चन सेज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी, से आपको दे दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो 50% ऑफ लेबर है, 50% ऑफ मटेरियल है या 50% ऑफ प्लान कॉस्ट है, तो दोस्तों ध्यान रखना इसका मतलब ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, या मैं यूं कहूं आपके प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो आपको यही मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्रोडक्शन का से रिलेटेड है। दैट मींस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते समय ऐड होगा। रेफर करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 जहां पर आपको दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज 200% ऑफ लेबर। आई गेस 200% है, हो सकता है अमाउंट परसेंटेज चेंज हो जाए। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो तो हम एज पर योर विश आप कोई भी जो आपकी इच्छा है वो मान सकते हो, बट डोंट फॉरगेट टू पुट अजम्पशन ऑन द सेम। ये तो हो गया नॉर्मल कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको क्या करना है वो मैंने अलग से बोल्ड करके दिया है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन सीएमए इंस्टीट्यूट ट्रीट इट एज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो सीएमए इंस्टीट्यूट तो इसको ट्रीट करता है एज ए प्रोडक्शन एंड सीए इंस्टीट्यूट ट्रीट इट एज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो सीए इंस्टीट्यूट मानता है जनरल का। मतलब कि सीएमए इंस्टीट्यूट तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते समय ऐड कराएगा और सीए इंस्टीट्यूट कॉस्ट ऑफ सेल निकालते समय ऐड कराएगा। कल को अगर आप दोनों कोर्स परस्यू कर रहे हो तो ध्यान रखना, दोनों कोर्स परस्यू कर रहे हो तो दोनों में डिफरेंस है। सीएमए इंस्टीट्यूट इसको पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट मानता है और सीए इंस्टीट्यूट जो है वो इसको कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट फॉर्म मानता है। क्लियर है? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो ऑफिस एक्सपेंसेस विल बी ट्रीटेड एज फिक्स कॉस्ट, तो आपको ही मानना है ऑफिस एक्सपेंसेस दैट मींस एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी खर्चा है तो उसे आपको फिक्स्ड ही मानना है अगर क्वेश्चन आपको साइलेंट है तो। क्यों? क्योंकि आपका वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, यूनिट्स के चेंज होने से कोई खर्चा चेंज हो, आपकी यूनिट्स के चेंज होने से कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा चेंज नहीं होता, कभी भी डायरेक्टर की सैलरी यूनिट से लिंक्ड नहीं होती, अकाउंटेंट की सैलरी डायरेक्ट आपके यूनिट से लिंक्ड नहीं होती है। इसलिए
अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, अगर क्वेश्चन खुद से कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में 20% वेरिएबल है तो कोई बात नहीं, फिर उस तरीके से ट्रीट करेंगे। अब कुछ खर्चे जो कि आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में ट्रीट नहीं किए जाएंगे, दैट मींस कॉस्ट शीट के अंदर उनको शामिल नहीं करना है, जैसे कि कोई भी पेनल्टी, फाइन, डैमेजेस या डेमरेजेस। डैमरेजेस आप कस्टम में पढ़ेंगे। ये डैमरेजेस जो है ना, ये आपका बेसिकली काइंड ऑफ लेट फीस होती है। जब आपका कोई माल बाहर से आता है, बाहर से माल आया और आपको 3 दिन में उसको क्लियर कराना होता है, कस्टम में आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। 3 दिन में क्लियर कराना है, अगर नहीं कराओगे तो डैमरेजेस लगता है। तो ये सारी काइंड ऑफ पेनल्टी है, ये पेनल्टियां कॉस्ट शीट में नहीं आएंगी। इनकम टैक्स या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ध्यान रखना मैंने इनकम टैक्स बोला है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं। आप टैक्स से ये कंफ्यूज मत हो जाना, क्लियर है। डिस्काउंट कोई भी रिसीव होता है, कोई भी डिविडेंड मिलता है, आपके लिए प्योरली फाइनेंस, आपकी अदर इनकम है। आपके पीएनडल बनाते समय जरूर ट्रीट करेंगे, पीएनडल बनाते समय जरूर हम लोग इनको कंसीडर करेंगे। कोई भी ट्रांसफर किया है रिजर्व में, इंटरेस्ट ऑन लोन, दोस्तों मैंने यहां पर आपको बता दिया है कि लोन के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट अगर आपका बनता है तो वो आपका यहां पर कवर होगा। आपको यह मानना है सीएमए इंस्टीट्यूट के अंदर इंटरेस्ट का कोई भी खर्चा है भैया, आपको आपको कॉस्ट शीट से साइड ही करना है, आपको उसको प्योरली फाइनेंशियल नेचर का खर्चा मानते हुए ही चलना है। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, कोई भी सेल असेट सोल्ड करी उस पर लॉस हो गया। कैश डिस्काउंट, मैंने कैश डिस्काउंट को अगेन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं और बाकायदा रेड कलर किया है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। कोई भी गुडविल राइट ऑफ किया है, कोई भी बैड डेट्स का कोई भी प्रोविजन बनाया है, कोई भी बैंक चार्जेस लगे हों, कोई भी डोनेशन आपने दिया हो, तो वो सभी के सभी खर्चे आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में ट्रीट नहीं किए जाएंगे। इसी के साथ आप लोगों का जो नोट्स वाला पोर्शन है वो होता है समाप्त। आइए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका ये चैप्टर और इसके ऊपर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो, लेकिन उससे पहले मैं लूंगा 1 सेकंड का पानी का ब्रेक, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल फुल एंथुजियाज्म के साथ, भयंकर एनर्जी के साथ कॉस्ट शीट के सभी क्वेश्चंस को। और जब आप इसको करने बैठेंगे ना तो आपको लगेगा आइला कॉस्ट शीट तो बेहद आसान है। क्यों? क्योंकि आशुतोष सर क्या कहते हैं, कॉस्टिंग आसान है। चलिए जी, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, मतलब कि 1 सेकंड के बाद आप लोगों से। कहा था ना 1 सेकंड में अपन आ जाएंगे वापस। चलो जी, लेट्स मूव ऑन। फाइनली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा कॉस्ट शीट के क्वेश्चंस। सबसे पहले आप लोगों को देख लेना है कि भैया ये चैप्टर जो है इसका क्या सिनेरियो है। तो एवरेज वेटेज की बात करते हैं, 7 to 9 मार्क्स। कैटेगरी ए में रखा है मैंने। कैटेगरी ए में रखने का मतलब समझ रहे हो ना, इस चैप्टर से हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब इसको हर बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस चीज को मैं क्रॉस कंटिन्यू चेक करा देता हूं आपको ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन इन पास्ट अटेम्प्ट से। आपको यहां से चेक करना है। आपको वैसे मैंने यहां पे जून 2017 से ट्रेंड दिया हुआ है, मतलब बात करूं तो समवेयर कितने अटेम्प्ट हो गए सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 अटेम्प्ट्स का मैंने आप लोगों को क्या दिया है, एनालिसिस दिया है। बट आपको एनालिसिस कौन सा रेफर करना है, दिसंबर 2025 एंड ऑनवर्ड्स। क्यों? क्योंकि दिसंबर, ऑल्दो सिलेबस 2022 की मैं बात करूं तो वो जून 2023 के अंदर चेंज हो गया था, लेकिन दिसंबर 2023 से पेपर पैटर्न ड्रास्टिकली चेंज हुआ था। क्यों? क्योंकि जून 23 तक केवल और केवल इंस्टीट्यूट जो है ना वो एमसीक्यूज पूछा करता था 25 मार्क्स के, आई गेस, हाँ 25 मार्क्स के, जिसमें से भी 25 मार्क्स में से 10 मार्क्स के एमसीक्यूज होते थे 1 मार्क्स का, और फिर उसके बाद में 5 मार्क्स का ट्रू फॉल्स, 5 मार्क्स का क्रॉस मैचिंग, 5 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे करके 25 मार्क्स के एमसीक्यूज आते थे। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, दिसंबर 23 से कहता है कि ना तो ट्रू फॉल्स पूछेंगे, ना फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे, ना ही क्रॉस मैचिंग कराएंगे। इसके जगह पर मार्क्स 5 मार्क्स बढ़ा दिए, 30 मार्क्स कर दिए एमसीक्यू के, और हर एक मार्क क्वेश्चन के 2 मार्क्स। आप लोगों के माइंड में एक चीज आएगी, सर पहले एमसीक्यू 1 मार्क्स का आता था, अब 2 मार्क्स का आ रहा है, तो क्या अब रीजन देने की जरूरत है क्या? आंसर है नो। आपको केवल करेक्ट एमसीक्यू फाइंड आउट करना है। दैट मींस आपका ऑप्शन ए है कि बी है कि सी है कि डी है, आपको केवल इतना सा करना है। अब वो चाहे आप पीछे वाले से पूछ के करो, चाहे आप कॉन्सेप्ट से खुद से करो, उनको डजंट मैटर कि भैया आपने कैसे किया है, उनको चाहिए कि भैया आप करेक्ट आंसर दे दो। क्लियर है? अब आप देखेंगे कि सर आपने इसको कैटेगरी ए दिया है, लेकिन सर हमें यहां नजर आ रहा है कि जो दिसंबर 23 में आपके लिए क्वेश्चन आया था 2A, दिसंबर 24 में भी आया था, जून 25 में भी आया था, लेकिन सर जून 24 में नहीं आया,
मैं आपको बता दूं जून 24 में आई गेस इस जगह पर आया था बैच कॉस्टिंग का क्वेश्चन, और उसमें भी पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट जो है ना वो आप लोगों के यही कॉस्ट शीट के हैं, तो इसलिए वो क्वेश्चन को मैं काइंड ऑफ कॉस्ट शीट का क्वेश्चन भी बोल सकता हूं, बट क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बैच वाइज कॉस्ट शीट बनवाई है इसलिए मैंने उसको कंप्लीटली बैच कॉस्टिंग में कंप्लीट ले लिया है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आप देखेंगे, ये आपके हमारे बुक में जो नया क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन नंबर 10 अपनी बुक का है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको बताना चाहूंगा जून 25 में जो एग्जाम में क्वेश्चन आया ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारी बुक में ओल्ड सिलेबस वाली बुक्स में भी ऑलरेडी थे। मतलब आपको इतना सा कहना चाहूंगा कि जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं ना वो आपको इसी बुक से देखने को मिलेंगे, इसके बाहर से आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आइए फटाफट से इस चीज को और देखते हैं हम लोग। ये आपको हर चैप्टर के नीचे दिखने को मिलेगा। जो आप लोग मेरे से पूछते हो ना सर कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कौन सा नहीं है, मैंने कहा मेरे से मत पूछो, हर चीज बुक में लिखी हुई है। क्या कहा है मैंने? मेनली एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स आस्क्ड इन मोस्टली एवरी एग्जाम पेपर विच यूजुअली आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 2A। तो आपको यह भी बता दिया कि भैया हमारे जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये भैया आपका हर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स का आएगा और वो क्वेश्चन नंबर 2A होगा। एंड 1 MCQ कैन बी आस्क्ड लिखा है मैंने। कैन बी आस्क्ड का मतलब क्या है सर? कैन बी आस्क्ड का मतलब यह है कि इस चैप्टर से MCQ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। 1 MCQ विल बी आस्क्ड लिखा होगा ना तो इसका मतलब है आएगा ही आएगा एक MCQ। इसीलिए मैंने यहां पर आप वेटेज देखेंगे तो 7 से 9 मार्क्स लिखा है। दैट मीन 7 मार्क्स भी हो सकता है और अगर एक MCQ आ गया तो 9 मार्क्स भी होगा। क्लियर है? चलो जी फाइनली स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये आप लोगों को जरूर से लिखते हुए चलना है। कौन से लेक्चर नंबर में आप कर रहे हैं, कितने टाइम पर मैंने ये लेक्चर में ये क्वेश्चन को कंसीडर स्टार्ट किया है। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप बोल सकते हो 56 मिनट्स एंड 10 सेकंड पर मैंने ये स्टार्ट किया है। तो 56 मिनट 10 सेकंड पर मैंने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे 56 सेमीकोलन 10। कॉपी का पेज नंबर का मतलब है दोस्तों कि आपके कॉपी में कौन से पेज नंबर पे आपने इस सॉल्यूशन को राइट डाउन किया है, ताकि आप जब क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हो और बुक से रिवाइज कर रहे हो तो आप फटाफट से, अगर आपको कहीं अटकते हो तो आप सीधा कॉपी के पेज नंबर पे चल जाओगे। कॉपी के पेज नंबर से नहीं समझ में आएगा तो टाइम स्टैंप आपके पास है, आपके पास टाइम स्टैंप है तो आप उसको इजीली सीधा डायरेक्टली आपके वीडियो से कनेक्ट कर सकते हो कि मैंने कैसे समझाया है। और नंबर ऑफ रिवीजन का मतलब है कि कितनी बार आपको इस क्वेश्चन को रिवाइज करना चाहिए, ये मैं आप लोगों के लिए लिख करके दे रहा हूं। ठीक है, ये मैं आपको बताता चलूंगा हर क्वेश्चन में कि कितनी बार रिवाइज करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपको एक बार भी रिवाइज नहीं करना है। अब एक बार भी रिवाइज नहीं करना, इसका मतलब यह है कि मैं अगर आपको ये कहता हूं कि एक बार रिवाइज करना है, इसका मतलब यह हुआ कि आप इस लेक्चर को फिनिश करोगे। इस लेक्चर को फिनिश करने के बाद जो आप रिवीजन कर रहे हो, मैं उसे फर्स्ट रिवीजन कहता हूं। फिर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप रिवीजन कर रहे हो, उसको मैं सेकंड रिवीजन कहता हूं। फिर आपने सेकंड रिवीजन कंप्लीट किया, फिर आपका एक और रिवीजन आपको करना है, उसे मैं थर्ड रिवीजन कहता हूं। और उसके बाद के अगर कोई क्वेश्चन मुझे लगेगा कि थर्ड रिवीजन के बाद भी है तो उसे मैं आप लोगों के लिए लिखवाऊंगा LDR, लास्ट डे रिवीजन। इसका मतलब ये वो क्वेश्चन होंगे जो कि आपका कल एग्जाम है तो आपको आज भी करने हैं। वो उसमें मैं उस तरीके के क्वेश्चन डालूंगा जो कि अगर आपने एग्जाम के एक दिन पहले नहीं देख के गए तो आप एग्जाम में मिस्टेक कर सकते हो। तो ऐसे जगह पर मैं उनको LDR लिखूंगा। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से चीजें समझा दी कि मैं क्या टेक्निक यूज करता हूं। इन टेक्निक को आपको किस तरीके से रेफर करना है। अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, मैंने यहां पे लिख दिया 0 रिवीजन रिक्वायर्ड। इसका मतलब यह हो गया कि इसको आपको लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार लिखूंगा तो लेक्चर को खत्म करने के बाद आज रिवाइज कर लिया, उसके बाद कभी भी रिवाइज मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा उससे काम। फिर उसके बाद में 2 रिवीजन लिखूंगा तो पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद जब आप वापस से रिवाइज करने जाओगे तो उस रिवीजन के अंदर आपको कंसीडर करना है सेकंड रिवीजन में। और थर्ड रिवीजन फिर वो पूरे के पूरे सारे सब्जेक्ट के रिवीजन हो जाने के बाद में, जो कि आप एग्जाम से 1 महीने पहले जो रिवीजन करोगे उसे मैं थर्ड रिवीजन कहूंगा। और फिर LDR, दैट मींस एग्जाम के एक दिन पहले। क्लियर है? चलो जी, ये पूरा का पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया। मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन वाइज में बताता चलूंगा कि इसके कितने रिवीजन रिक्वायर्ड है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मैं फ्लो में पढ़ाता चलूं लेकिन मैं आपको इसके रिवीजन नहीं बता पाऊंगा कितने रिवीजन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आप लोगों के लिए नंबर ऑफ रिवीजन के लिए पूरा चैप्टर फिनिश हो जाने के बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा
कि दैट मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को 0 रिवीजन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने इतना रिवीजन लिखा है, एंड सो ऑन। क्लियर है? चलो जी, लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपका आया है वर्कबुक 2025 से। मतलब जो वर्कबुक इंस्टीट्यूट ने 2025 में रिलीज किया था, उस वर्कबुक में क्वेश्चन पाया गया था। क्लियर है? क्या कहता है? द मैन्युफैक्चरर ऑफ एलपीए प्राइवेट लिमिटेड, एलपीए प्राइवेट लिमिटेड का कोई मैन्युफैक्चरर है, हैज रिकॉर्डेड एन अमाउंट ऑफ 38,030 इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द ईयर 2024 विच इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। उन्होंने भैया कोई कॉस्ट निकाली होगी कि 38,030 रुपीज हमारे बुक्स में लगेंगी, और उसमें कुछ नीचे एक्सपेंसेस दे रखे हैं। ये सारे एक्सपेंसेस के बाद में क्या चाहता है, पहले एक बार के लिए वो देख लेता हूं मैं। मेरे को एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं, क्या चाह रहा है? बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन, जो आपको ऊपर इंफॉर्मेशन दी है, प्रिपेयर कीजिए एक स्टेटमेंट शोइंग द टोटल ऑफ, एक स्टेटमेंट बनाओ और उस स्टेटमेंट में क्या करो, टोटल बताओ किसका, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का। मतलब एक आपको एक टेबल स्टेटमेंट बनानी है जिसमें पूरे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस निकालना है। एक टेबल बनाइए जिसमें सारे सेलिंग एक्सपेंसेस आए, एक टेबल बनाइए जिसमें सारे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आए, और एक टेबल बनाइए जिसमें एक्सपेंसेस नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट आए। मतलब कि आपकी वो कॉस्ट जो कि आपके किस में नहीं आएगी, अकाउंट्स का पार्ट नहीं करेगा। क्लियर है? सॉरी, कॉस्ट का पार्ट नहीं करेगा। आइएगा, अब एक एक ट्रांजैक्शन पर चलेंगे और एक एक ट्रांजैक्शन को मैं सीखने की कोशिश करूंगा कि भैया आपके लिए कहां पर आएगा। क्लियर है? एक एक खर्चे पर चलते हैं। सबसे पहले एजेंट कमीशन। दोस्तों, एजेंट को कमीशन क्यों दे रहे हो? क्योंकि एजेंट हमारा माल बेच रहा है। अब अगर एजेंट हमारा माल बेच रहा है तो हम उसको कमीशन देंगे, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये किससे रिलेटेड खर्चा हुआ? सर, ये सेलिंग से रिलेटेड खर्चा हुआ। किससे रिलेटेड खर्चा हुआ दोस्तों? सेलिंग से रिलेटेड खर्चा हुआ। क्लियर है? देन इसके बाद में आता है आप लोगों का ट्रेड मैगजीन्स। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी नोट्स में लिखवाया हुआ है। आप लोगों ने अगर नोट्स को ढंग से पढ़ा होगा ना तो आप लोगों को दिखेगा, लेकिन क्या है ना, हम लोग ना हवा हवा में पढ़ लेते हैं तो हमारे को नहीं दिखता है। कहां गया भैया हमारा एडमिनिस्ट्रेशन? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल में ट्रेड मैगजीन। ट्रेड मैगजीन का मतलब ये हो गया जो व्यापारिक, दैट मीन्स टाइम्स ऑफ इंडिया टाइप्स की जो आपके लिए मैगजीन्स आती है ना, बिजनेस के लिए, बिजनेस टुडे, ये जो मैगजीन्स हैं, इनकी मैगजीन्स की बात करते हैं। आपको पता है ये मैगजीन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टाफ तो देखता नहीं है। ये ट्रेड मैगजीन बिजनेस टुडे वाले बड़े बड़े लोग ही पढ़ते हैं, या पढ़ते काहे को हैं, वो भी केवल अपने जो सेंटर टेबल लगी हुई है उस सेंटर टेबल पर रखते हैं, ताकि कोई भी बाहर का आदमी आए तो एक शो बनता है कि भाई साहब बिजनेस टुडे पढ़ रहे हैं भाई, वैसा वाला। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ट्रेड मैगजीन आपका एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट फॉर्म करेगा। बैंक चार्जेस आपको पता ही है कि ये आपके कॉस्ट शीट में नहीं आता, दैट मींस आपके लिए कॉस्ट शीट का पार्ट फॉर्म नहीं करेगा। डायरेक्टर को रेम्युनरेशन दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है। डायरेक्टर को रेम्युनरेशन देना इज एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों? डायरेक्टर कहां काम करता है? सर, ऑफिस में, फैक्ट्री में काम करता है? नहीं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में काम करता है? नहीं। तो कहां करता है? एडमिनिस्ट्रेशन में। रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस किसका है? वेयर हाउस का है। आपको मैंने बताना चाहूंगा कि कोई भी खर्चा दिया है तो आपको पहले इसको देखना है वो किस चीज के लिए दिया है। आपको यहां पर अगर मैं खर्चे की बात करूं तो रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस आपको दिया हुआ है वेयर हाउस का। अगर यही आपको रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस आपको शोरूम का होता तो आप सेलिंग में मानते। वेयर हाउस का है तो डिस्ट्रीब्यूशन में मानोगे। अगर आपके ऑफिस का है तो एडमिनिस्ट्रेशन में मानोगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपको पता है कॉस्ट में डील नहीं करेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस किसका है? सर, सेल्समैन का। अभी यही ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपके डायरेक्टर साहब के होते तो एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि सेल्समैन का है इसलिए सेल्स। कैश डिस्काउंट, ध्यान से सुनिएगा, कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट का मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि कैश डिस्काउंट कहां आएगा। सर, कैश डिस्काउंट आएगा आपका अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में आएगा ही नहीं। आगे चलें, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब भाई साहब, प्रिंटिंग और स्टेशनरी की जरूरत किसको पड़ेगी? भैया, प्रिंट आउट्स वगैरह निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? सर, रिम चाहिए, पेपर्स वगैरह की। स्टेशनरी में पेन, पेंसिल वगैरह ये चाहिए। किसमें काम आएगा? सर, अगर कहीं पर भी कुछ नहीं दे रखा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहां आएगा? एडमिनिस्ट्रेशन में। और चाहो तो देख लो, मैंने ये आपके लिए नोट्स में भी लिख करके दिया।
ये रहा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। क्लियर है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जब तक क्वेश्चन बताएगा नहीं कि कहां के हैं तब तक कंफ्यूजन है। अगर आपको नहीं बताया कि कहां के है तो भैया एडमिनिस्ट्रेशन के मानेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है। पावर तो फिर भी फैक्ट्री में यूज होता है, वो तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। बट ऑल्दो हमारा इंस्टीट्यूट महान है, पावर को फैक्ट्री ओवरहेड मान के चलता है, जबकि पावर फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है, पावर इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वेयर हाउस के हैं। अब वेयर हाउस किसके लिए काम आता है? डिस्ट्रीब्यूशन के। डोनेशन अगेन अकाउंट्स में यूज नहीं होगा, सॉरी अकाउंट्स में यूज होगा, कॉस्टिंग में यूज नहीं होगा। टेलीफोन एंड पोस्टेज, तो टेलीफोन और पोस्टेज के जो खर्चे हैं, आपको ये खर्चे जब जब आपको कोई खर्चा ऐसा लगे ना यार ये कहां यूज हो रहा होगा, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन मान लेना, घबराने की जरूरत नहीं है। सेल्समैन को सैलरी दोगे तो सेलिंग, और मैनेजर को सैलरी दे रहे हो। अब ये मैनेजर जो है ना, अब ये मैनेजर कौन है? अगर सपोज यही फैक्ट्री का मैनेजर होता तो फैक्ट्री ओवरहेड में दे देते, लेकिन यहां पर कौन सा मैनेजर है आपको ये नहीं बताया, तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट फॉर्म कर लेंगे। दैट्स इट। क्लियर है? इस क्वेश्चन में आपको ये जो 3830 दे रखे थे, ये सारे कॉस्ट का टोटल ये रहा। अब आपसे पूछा ही नहीं है कि कॉस्ट का टोटल या कॉस्ट शीट बना के बताओ, और कॉस्ट शीट बन भी नहीं सकती। सर क्यों? क्योंकि ना तो डायरेक्ट मटेरियल है, ना डायरेक्ट लेबर है, ना डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्राइम कॉस्ट है नहीं, आपको यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड का कोई खर्चा नहीं है, तो आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट भी नहीं आएगी। तो सिंपली आपको नीचे एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन उसके टोटल लगाने। अब वैसे तो ये क्वेश्चन कायदे से तो मुझे कराना चाहिए नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने यहां पर कर दिया है तो आपके लिए अब मेरे को इसको सॉल्व कराना है। अब मैं इसको चाहता हूं कि आप लोग इसको सिंपली एक टेबल बना करके आप खुद से इसको सॉल्व कर लें। मैंने क्लासिफाई आपको कर दिया है कि कौन सा खर्चा कहां जाएगा। अब दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला मुझे क्या बनाना है? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का टोटल बनाना है। ठीक है, अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का टोटल करूंगा तो देखिए मैं यहां पर कर देता हूं ए, यहां पर भी ए, ये रहा ए, और ये रहा ए, और ये रहा एडमिनिस्ट्रेशन, और ये रहा एडमिनिस्ट्रेशन। आपको एक टेबल बनानी है। सर आप छोड़ो ना सर, आप ही करा दिया करो ना सर, क्यों हमारे को परेशान करते रहते हो आपकी। तो लो जी मैं ही करा देता हूं, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर इतना बहला क्वेश्चन और वो भी आप होमवर्क दे दोगे। लो जी, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ठीक है, एक कॉलम बनाओगे पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम बनाओगे वैल्यू का, और इसके लिए आप कम से कम 7-8 लाइन, कितने आ रहे हैं आपके? मेरे हिसाब से 5-7 ट्रांजेक्शन थे, तो ठीक है 7 लाइन्स बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, चलिए 8 ले लेते हैं। तो ये हो गया जी हमारे पास। इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। पहले आपने ये टेबल बना दिया किसका? एडमिनिस्ट्रेशन का। अब आप बनाइए दूसरी टेबल, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग ओवरहेड बोला है या क्या बोला है? सेलिंग एक्सपेंस बोला है। तो लीजिए सेलिंग एक्सपेंसेस निकालने हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए आपको क्या करना होगा? अगेन एक कॉलम पर्टिकुलर्स का और एक कॉलम वैल्यू का। कितने ट्रांजैक्शन होंगे सेलिंग के? मेरे हिसाब से एक तो एजेंट कमीशन हो गया, एक ट्रैवलिंग सेल्समैन हो गया 2, और एक सेल्समैन की सैलरी हो गई। 3 ही खर्चे दिख रहे हैं, तो 4 लाइन बहुत है। 1 2 3 4 लाइन बहुत है, या 5 लाइन ले लीजिए। वैसे तो 4 में हो जाएगा काम, क्योंकि खर्चे तो 3 ही है ना, तो 3 खर्चे हैं, चौथा टोटल लगाने के काम आ जाएगा। ये लीजिए। देन कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम वैल्यू का, और ये आ जाएगा आपका ये। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे भी मुझे यहां पर देखिए, एक तो वेयर हाउस का ये दे रखा है 1 2, बस 2 ही खर्चे हैं। ठीक है, तो वो काम हो जाएगा, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का भी हो जाएगा। और लास्ट आपको एक्सपेंसेस नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल एक्सपेंसेस नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट।
ये आपको चाहिए। इसके लिए भी अगेन एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम वैल्यू का। ठीक है, अब इसकी लाइन कितनी बड़ी जाएगी, तो भैया मैं यहां पर 5-6 लाइन तो बना देता हूं क्योंकि मुझे 5-6 ट्रांजेक्शन दिख रहे थे इनके। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका काम। और ये लीजिए। अब दोस्तों मैंने ये चारों के लिए पहले एक साथ क्यों बना लिया, इसका इसलिए बना लिया दोस्तों कि मैं अब एक एक क्वेश्चन के अंदर एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ता जाऊंगा, जो जहां फॉल करेगा मैं उसे वहां डाल दूंगा। तो अब आप लोगों तक बुक आ चुकी होगी, बुक नहीं आई है तो वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज में कॉस्ट शीट का चैप्टर जो है वो भी अपलोडेड है। तो कॉस्ट शीट के चैप्टर का प्रिंट आउट भी आप ले सकते हो। वैसे तो 5 लेक्चर, आपके 6 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, ये 7th लेक्चर है आई गेस। तो 7th लेक्चर तक आपके पास 7 डेज में आपने देखा होगा, तो 7 डेज से पहले हमारी बुक डिलीवर हो जाती है। तो आपके पास बुक आ चुकी होगी और नहीं भी आई है तो घबराने की बात नहीं है, हमने वेबसाइट पे कॉस्ट शीट अपलोड किया हुआ है। तो आप कॉस्ट शीट के जो आपका पर्टिकुलर जो है वो आप वहां से ले सकते हो। क्लियर है? आइएगा, अब सबसे पहले आता है एजेंट कमीशन सेल्स का पार्ट फॉर्म करेगा। तो लो जी, एजेंट कमीशन। दोस्तों मैंने कमीशन को इस आपके छोटा लिखा है, आप लोग पूरा लिखेंगे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। देन ट्रेड मैगजीन एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होगा। ट्रेड मैगजीन हो गई 4600 की। बैंक चार्जेस आपके अदर एक्सपेंसेस, मतलब कि जो अकाउंट्स में आएंगे। इसलिए मैंने पहले टेबल्स बना ली थी ताकि आपको आसानी के साथ हो जाए। 550 डायरेक्टर रेम्युनरेशन एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा। और डायरेक्टर रेम्युनरेशन कितना हो जाएगा? 8000। फिर डायरेक्टर रेम्युनरेशन के बाद में आएगा आपका रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफ वेयर हाउस। तो डिस्ट्रीब्यूशन में रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफ वेयर हाउस वो यहां पे आएगा और वो हो जाएगा 1200। और रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस वो यहां आ जाएगा, कितना है? 1500। देन इसके बाद में आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, वो आपके लिए अदर में जाएगा। अदर, जब भी मैं अदर बोलूं इसका मतलब कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आ जाएगा आपका 1500 का। फिर आएगा आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन, तो वो आएगा सेल्स में। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन मैंने एसएम लिख दिया 1360। फिर आएगा आपका कैश डिस्काउंट अलाउड अदर, कैश डिस्काउंट कितना है? 980। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एडमिनिस्ट्रेशन मैं स्मॉल में लिख रहा हूं पर छोटा लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है एग्जाम में, ध्यान रखना। 1090। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन, कितना है इलेक्ट्रिसिटी? 2250। डोनेशन अदर, $800। टेलीफोन एंड पोस्टेज 700।
फिर सेल्समैन की सैलरी जाएगी सेल्स में और मैनेजर की सैलरी आएगी यहां पर। तो मैनेजर सैलरी ये आ जाएगी, मैनेजर की सैलरी 6500 और आपका सेल्समैन की सैलरी ये आ जाएगी यहां पर, और सेल्समैन की सैलरी है 1500। अब भैया सबका टोटल लगा दो, आपका काम डन है। तो सबसे पहले 4600 प्लस 8000 प्लस 1500 प्लस 1090 प्लस 700 प्लस 6500 22390 आंसर मैच है। 22390 आंसर मैच है। क्लियर है? आगे चलते हैं। 5500 प्लस 1360 प्लस 1500 8360 डन। डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाइए। 1200 प्लस 2250 3450 डन। आगे चलिए, चेक करते चलिएगा, आंसर मैच है। 8360 3450 आंसर मैच है। क्लियर है? चलो जी, इसका टोटल करेंगे 550 प्लस 1500 प्लस 980 प्लस 800 तो आएगा 3830। यस सर, आंसर मैच है। दैट्स इट। अब ये बेसिकली वैसे मैं आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन में क्या करने के लिए बोलूंगा, इसको क्या रिवाइज करोगे आप? केवल आइडेंटिफिकेशन किया है और जो जहां पे फॉल कर रहा है उसको वहां पे ऐड कर दिया, काम खत्म। वैसे मेरे को ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देना चाहिए था, बट ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको करा रहा हूं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी क्लास के जो मेरी वर्किंग है, जो मैं खुद से अपनी हैंडराइटिंग में लिख रहा हूं, ये आपको अपनी वेबसाइट lpacma.com नजर आ रही है ना, इसके वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज में आप जाइएगा, वहां पर भी आपको ये इसका पूरा पीडीएफ वहां अपलोडेड रहेगा। अगर किसी का ऐसा सीन है कि नहीं सर मेरे को लिखना नहीं है, बाकायदा मैं ये बता दूं, अगर कोई व्यक्ति लिख नहीं रहा है तो इसका मतलब है कि वो बहुत आलसी है, पहली चीज, और वो अपने एग्जाम के प्रति डेडिकेटेड नहीं है। प्लस आपको इस चीज से दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जब आप नहीं लिखोगे तो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। क्लियर है? बट फिर भी मैंने आप लोगों के सहूलियत के लिए इसकी पीडीएफ जो है वो वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज में आपको ऐड करूंगा, ताकि आप लोग वहां से इसको सॉल्यूशंस, अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग में देखना है तो आप वहां से देख सकते हैं। क्लियर है? जैसे कई लोगों के साथ होता है कि सर मेरा तो एक ऑफिस है, मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं लिखूं करूं, मैं केवल सुन रहा हूं, बाकी आपके जो लिखे हुए हैं वहां पे मैं चैप्टर वाइज अपलोड करूंगा, तो चैप्टर वाइज अपलोड करेंगे तो सर उसका चैप्टर वाइज हम प्रिंट आउट ले लेंगे। तो जैसा आपको लगे, मेरी तरफ से ये एडिशनल आप लोगों के लिए फैसिलिटी है, आप यूज करना चाहें कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको यूज करें। क्लियर है? दोस्तों आप लोगों का यहां पर अगर मैं बात करूं, मेरे को लेक्चर नंबर लिख करके चलना पड़ेगा, तो मैं एक बार के लिए चेक कर लेता हूं कि भैया अपने कौन से लेक्चर तक का काम हो गया है। लेक्चर 6 आपका कॉस्ट शीट का पहला था, अभी ये जो है ये लेक्चर नंबर 7 है, तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लेक्चर नंबर 7 में कराया है। लेक्चर क्वेश्चन नंबर 2 भी 7 में होगा, 3 भी 7 में ही हो जाएगा, 4 जो है वो भी 7 में हो जाएगा, 5 होगा कि नहीं होगा, आई गेस शायद नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारे पास 40 मिनट्स का समय है, हो सकता है कि 5 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा। और 5 मैं आपको बताना चाहूंगा, 5 जो है ना वो जून 2025 का एग्जाम का क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का, और ये जून 2019 में भी पूछा जा चुका है, जून 2023 में भी पूछा जा चुका है, और एमटीपी दिसंबर 23 और जून 24 में भी था। भाई साहब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। अब ये नोट्स की मेरे को क्या जरूरत पड़ रही है, सीधा क्वेश्चन पे आओ। एक सेकंड सर, ये क्या हो रहा है? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन है। क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स दिसंबर 2025। इन दोनों क्वेश्चंस को आप लिख देंगे 1 टाइम रिवीजन 1 टाइम रिवीजन। मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं तो लिखते हुए चलिएगा, ठीक है? तो यहां पर लिख दीजिएगा लेक्चर नंबर 7, यहां पर भी लिख दीजिएगा लेक्चर नंबर 7, टाइम स्टैम्प, दैट मीन्स 1 आवर 18 मिनट्स और 40 सेकेंड्स। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो 1 आवर 18 मिनट्स 40 सेकेंड्स लिख लेना, ताकि प्रिसाइसली आप एग्जैक्टली पहुंच जाओ उसी जगह पर। फैक्ट्री कॉस्ट आपको दे रखी है 3,80,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है 4,10,000,
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड का 20% है। क्वेश्चन कहता है व्हाट अमाउंट ऑफ प्राइम कॉस्ट अज्यूम नो स्टॉक एडजस्टमेंट। आप ये मान के चलो कोई भी स्टॉक एडजस्टमेंट के लिए नहीं है, आपको ये बताना है अमाउंट ऑफ प्राइम कॉस्ट क्या है। क्लियर है? आपको क्या दे रखा है? फैक्ट्री कॉस्ट। आपको पता है फैक्ट्री कॉस्ट में सीएमए इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले ऐड करता है, तो आपका 3,80,000 में आपका ऐड होगा तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। फैक्ट्री कॉस्ट में आपने अपना एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ा तो वो आपका 4,10,000 आएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां से आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ रही है क्या कि सर मैं बैलेंसिंग फिगर से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का अमाउंट निकाल सकता हूं? निकाल सकते हो। सर कैसे आएगा? दोस्तों फैक्ट्री कॉस्ट है 3,80,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 4,10,000। इसका मतलब इन दोनों को फैक्ट्री कॉस्ट में आपने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड किया होगा तब जाकर के 4,10,000 आया होगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना ऐड किया होगा? सर दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और फैक्ट्री कॉस्ट का डिफरेंस, दैट मींस 30,000 का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लगा। ठीक है जी, क्लियर है? क्वेश्चन ने कहा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है ना वो फैक्ट्री ओवरहेड का 20% है। अब फैक्ट्री ओवरहेड का 20% है, इसका मतलब ये जो 30,000 है वो कितने के बराबर है? सर 20% के। तो क्या मैं फैक्ट्री ओवरहेड पता कर सकता हूं क्या? आंसर है यस सर, पता कर सकते हो। कैसे? सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 30,000, वो है 20% के बराबर, तो 100% के बराबर होगा 1,50,000। अब मुझे एक चीज बताओ, फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास है, क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आपको पता है प्राइम कॉस्ट में अगर मैं फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करता हूं तो आता है मेरे पास फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? सर फैक्ट्री ओवरहेड है आपका 1,50,000। अब आपको यहां पर फैक्ट्री कॉस्ट है, यस सर है 3,80,000। तो अल्टीमेटली मैं इसकी जस्ट रिवर्स कैलकुलेशन करूंगा तो क्या मेरे पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगा क्या? कैसे आएगा? सर फैक्ट्री कॉस्ट में से फैक्ट्री ओवरहेड आप लेस कर देना तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। सिंपल है। प्राइम कॉस्ट में अगर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने से फैक्ट्री कॉस्ट आता है तो ये आपका प्लस का फैक्ट्री ओवरहेड अगर आरएचएस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट में से फैक्ट्री ओवरहेड लेस कर देना, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। आइए लिखते हैं, कैसे सॉल्व होगा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर रहेगा ये आपका 2, कैलकुलेशन ऑफ प्राइम कॉस्ट। दोस्तों ये कैलकुलेशन बेसिकली ना रिवर्स मोड पर जाएगी। रिवर्स मोड पर क्या जाएगी? आपको यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है, आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट है, तो हम लोगों ने कैसे बनाकर सीखा है कि प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करोगे एंड सो ऑन, इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो अब उसी चीज को मैं जस्ट अपोजिट तरीके से करूंगा। अपोजिट तरीके से इन द सेंस मैं उसकी रिवर्स कैलकुलेशन करूंगा। पर्टिकुलर्स रुपीस आप लोग यहां पर लिख लेंगे रिवर्स। मैं रिवर्स कैलकुलेशन कर रहा हूं। अब रिवर्स करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है जो चीज प्लस हो रही थी वो माइनस होगी। तो मेरे पास यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास है, कितना है? सर 4,10,000। अब मुझे एक चीज बताओ, आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यस सर है, आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट है, और वो कितना है? सर वो है आपके 3,80,000। अब मैं रिवर्स कैलकुलेशन कर रहा हूं तो आप फैक्ट्री कॉस्ट में चाहे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लो, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से आप एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लेस करके। अब जो याद करने वाले बच्चे हैं ना वो क्या बोलेंगे, सर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट तो आपके ऐड होती है, लेस कहां हो रही है? मैंने कहा भाई मैं रिवर्स कैलकुलेशन कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए जो जितने लोग रटने वाले हैं ना उनका ऑल्टरनेटिव वे भी मैं बता दूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या है? सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हो जाएगा, दैट मीन्स 30,000। अब आपको पता है अगर मैं फैक्ट्री कॉस्ट में से फैक्ट्री ओवरहेड लेस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा आप लोगों का प्राइम कॉस्ट।
अब पॉइंट अराइज होता है सर ये फैक्ट्री ओवरहेड कैसे आएगा। दोस्तों क्वेश्चन ने कहा जो 30,000 का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है ना, ये आपके 20% के बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 30,000 जो है वो 20% के बराबर है, तो 1,50,000 आपके लिए फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 2,30,000। क्लियर है क्या? आई होप डन है। कैलकुलेशन हो गया, कंप्लीट है क्वेश्चन। अब जिनको याद नहीं करना भाई साहब, नहीं सर हम तो रिवर्स कैलकुलेशन पे नहीं जाएंगे, तो भाई साहब ऑल्टरनेटिव तरीका भी है, ध्यान से सुनिएगा। ऑल्टरनेटिवली जिन्होंने माइंड में ये बना लिया कि भाई साहब मेरे को ना फॉर्मेट से छेड़छाड़ नहीं करनी, तो भाई साहब आपको क्या चाहिए, प्राइम कॉस्ट। आपको पता है प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करोगे तो आएगा फैक्ट्री कॉस्ट, और फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करोगे तो आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ध्यान से सुनिएगा, आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्वेश्चन ने दे रखा है, कितना है 4,10,000। आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट है कितना है सर 3,80,000। अब मुझे एक चीज बताओ आप कि भैया 3,80,000 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास 4,10,000 आ जाए। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में, स्टेप नंबर 1 में मैंने ये किया, इसका बैलेंसिंग फिगर निकाला। ये स्टेप 1 है। मैंने स्टेप 1 क्यों लिखा, नहीं तो आप लोग सोचोगे सर ये फैक्ट्री ओवरहेड कैसे आया। तो सबसे पहले मैंने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड निकाला है और वो आया आपका 30,000। अब आपका फैक्ट्री ओवरहेड स्टेप 2 में आप फैक्ट्री ओवरहेड निकालोगे। ये जो 30,000 है ये आपका 20% के बराबर है, तो फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा 100% के बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 1,50,000। और आप अगर इसको लेस करोगे तो थर्ड स्टेप में बैलेंसिंग फिगर से आपके पास आ जाएगा 3,80,000 आया है 1,50,000 ऐड करने के बाद, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 2,30,000। दैट्स इट। क्लियर है? तो आप लोग जो याद करने वाले लोग नहीं है ना, उनको समझ में आ जाएगा दोनों ही सिचुएशन में आशुतोष सर ने कैलकुलेशन सेम ही करी है, बस वो आप लोगों को ऊपर रिवर्स कैलकुलेशन थी इसलिए मैंने माइनस किया था। आई होप वो चीज आपको समझ में आ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत बेसिक सा सम था। ठीक है, चलिए नाउ आई एम मूविंग अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, प्राइम कॉस्ट दिया हुआ है 12,50,000, वर्क्स कॉस्ट दे रखा है आपको 20 लाख। दोस्तों मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मुझे यहीं से समझ में आ रहा है कि प्राइम कॉस्ट और वर्क कॉस्ट आपको दे रखा है, तो दोनों का डिफरेंस जो है आपको पता है। प्राइम कॉस्ट से आपका वर्क्स कॉस्ट कैसे आता है सर, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करता हूं और आपका WIP के स्टॉक का एडजस्टमेंट करता हूं, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में WIP का स्टॉक नहीं दे रहा है, तो मुझे यहां से क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो केवल फैक्ट्री ओवरहेड है। दैट मीन 7,50,000 का फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। क्लियर है? ऑफिस ओवरहेड आर 30% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड जो है ना वो आपका फैक्ट्री ओवरहेड का 30% है, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 7,50,000। 7,50,000 का 30%, तो दैट मीन्स हो गया 2,25,000। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आपका 220 है। आप 20 लाख की वर्क कॉस्ट में अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ दोगे तो 22,25,000 आपके पास आ जाएगा, और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और चाहो तो चेक कर लीजिए 22,25,000। तो दोस्तों ये मैंने एक प्रकार से आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, इसे मैं लिख रहा हूं होमवर्क आफ्टर डिस्कशन, मतलब कि मैंने डिस्कस कर दिया है। आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, छोटा सा बेसिक वर्किंग की है हमने, होमवर्क आफ्टर डिस्कशन। चलिए ये आप लोगों का डन है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। कैलकुलेशंस मैंने समझा दी। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करें कि वर्क कॉस्ट आए, फैक्ट्री ओवरहेड, तो बैलेंसिंग फिगर से आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड आ गया जो कि है 7,50,000, और 7,50,000 का 30% एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, और आपको पता है वर्क्स कॉस्ट में अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर दोगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए भैया।
क्वेश्चन नंबर 4, अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इफ फर्म हैज परचेज्ड ए प्लांट टू मैन्युफैक्चर ए न्यू प्रोडक्ट, एक फर्म ने क्या किया, प्लांट परचेज किया है ताकि वो अपना कोई नया प्रोडक्ट बना सके। कॉस्ट डेटा आपको दे रखा है, एस्टिमेटेड एनुअल सेल्स है 36,000, मटेरियल लगा 4 रुपीज का, लेबर लगा 0.6 का, ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग लगा 24,000 का, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 28,000 का, सेलिंग एक्सपेंस है 15% ऑफ सेल्स। कैलकुलेट करो सेलिंग प्राइस, अगर आपका प्रॉफिट 1.5 रुपीज पर यूनिट रखना है तो अज्यूम करो जो बना वो सब बिका। अज्यूम वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड इज सोल्ड, इसका मतलब क्या हुआ, कोई का किसी भी तरह का फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक नहीं है। तो सिंपल है भैया, हम लोग बहुत आसानी के साथ इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे, देखिएगा, बहुत बेसिक, सबसे बेसिक। मेरे क्वेश्चन का सीरीज बनता भी ऐसा ही है, आपको जो सबसे आसान क्वेश्चन है वो सबसे पहले कराए जाएंगे, देन उसके बाद में धीरे धीरे आपकी क्वेश्चंस की आगे बढ़े जाएंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, वैसे ये क्वेश्चन जो है ना ये कैलकुलेटर बेस्ड है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालनी है, ठीक है, पर्टिकुलर्स और वैल्यू। दोस्तों कुछ खर्चे मुझे पर यूनिट में दिए हुए हैं, कुछ ओवरहेड के खर्चे हैं जो मेरे को टोटल में दिए हैं, तो मैं एक बार के लिए टोटल में कैलकुलेशंस कर लेता हूं, फिर हम लोग पर यूनिट में एक सेलिंग प्राइस निकालनी है जो हम एक साथ बाद में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा यहां पर मटेरियल। क्वेश्चन ने कहा था कि जो बना है वही बिका है, मटेरियल है @4 रुपीज का, एक यूनिट के लिए 4 रुपीज, तो 36,000 यूनिट्स के लिए कितना हो जाएगा, 1,44,000। ऐड करिए आपकी लेबर, लेबर के लिए क्वेश्चन ने खुद ने कह दिया डायरेक्ट लेबर है, नहीं भी कहता तो हम लेबर को डायरेक्ट लेबर ही मानते हैं, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करता तो। डायरेक्ट लेबर लगी @0.06 पर यूनिट, तो एक यूनिट का 0.06 नहीं 0.6, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 36,000 यूनिट्स, तो आ जाएगा 21,600। कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या, नहीं है, ऐड कर दिया तो आ गया आपके पास प्राइम कॉस्ट, कितना आ जाएगा 1,65,600। प्राइम कॉस्ट में आपको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दे रखा है, आपने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऐड किया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दे रखा है 24,000 दोस्तों पर एनम दिया हुआ है, और आपको कैलकुलेशन जो भी कर रहे हैं वो हम एनुअली ही कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई जो कर रहा हूं वो एनुअल सेल्स यूनिट से ही कर रहा हूं। आपको पता है प्राइम कॉस्ट में अगर मैंने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऐड कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, और फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ जाएगी सर, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी 189,600। आपको पता है फैक्ट्री कॉस्ट में अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा जोड़ दूंगा तो मेरा पहुंच जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो है 28,800। जैसे आपने इसमें ये ऐड किया तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो आएगा 2,18,400। आपको किसी भी तरह का कोई सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखा है कि यस सर दे रखा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में क्वेश्चन ने कहा जो बना है वही बिका है, तो यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया और यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा जो बना वो बिका। तो आपको पता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को एडजस्टमेंट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। इसमें आपको ऐड करना है आपका सेलिंग एक्सपेंसेस। अब दोस्तों सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए क्वेश्चन ने केवल इतना सा कहा है कि सेल्स का 15% होगा, ठीक है सर, @15% ऑफ सेल्स। हमें नहीं पता कि कितना आएगा, लेकिन हमें इतना पता है कि इसको ऐड करने से हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, और कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो मुझे इतना पता है कि कॉस्ट ऑफ सेल में अगर प्रॉफिट ऐड कर दूंगा, प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन ने कहा है कि एक यूनिट पर 1.5 रुपीज का प्रॉफिट आपको अज्यूम करना है, तो 36,000 यूनिट्स पर कितना हो जाएगा 54,000।
और जैसे ही आप इसको ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा सेल्स। अब दोस्तों लेकिन समस्या है, मैं सेल्स पर पहुंच जाता लेकिन मेरे पास सिनेरियो क्या है, मेरे पास सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है ये मुझे नहीं पता। अब सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है ये किसके ऊपर डिपेंड है सर, सेल्स के ऊपर डिपेंड है, और सेलिंग प्राइस आपके पास है क्या, नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, लेट मानेंगे, लेट सेलिंग प्राइस बी एक्स, माना कि सेलिंग प्राइस जो है वो एक्स है, देन सेल वैल्यू विल बी एक यूनिट की एक्स रुपीज, तो 36,000 यूनिट्स की 36,000 एक्स। तो इसका मतलब कॉमा अकॉर्डिंगली सेलिंग एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, $36,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था सेल्स का 15%, तो 36,000 का 15% कितना हो जाएगा सर 5400x। क्लियर है क्या, डन क्या, ये हो गया कंप्लीट। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर 5400x लिख देता हूं, 5400x, तो ये हो गया मेरे पास सेलिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ सेल मुझे निकालनी है तो कितनी आ जाएगी सर, 2,18,400 प्लस 5400x, और सेल्स कितनी है सर 36,000x। अब आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट ऐड करोगे तो भाई साहब आपके पास सेल्स आ जाएगा। क्लियर है, तो इन शॉर्ट मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, 36,000x इज इक्वल टू 2,18,400 प्लस 5400x प्लस प्रॉफिट। ये तो आपकी पूरी की पूरी कॉस्ट है, 2,18,400 प्लस 5400x, ये तो आपकी क्या है, कॉस्ट है। तो कॉस्ट में अगर आप अपनी प्रॉफिट ऐड कर दोगे जो कि है 54,000, तो आपके पास आ जाएगा सेल। सॉल्व करते हैं, तो ये आपके लिए 36,000x जो है इसको तो मैं यहीं पे रखता हूं, जो 54,000x आपको राइट हैंड साइड में है उसको मैं अगर इधर ले आऊंगा तो 5400x माइनस के हो जाएंगे, इज इक्वल टू 2,18,400। अगर मैं 2,18,400 में 54,000 ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 272,400। तो अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूं कि 30,600x इज इक्वल टू 2,72,400। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी सर, 272,400 डिवाइड बाय 30,600, तो आएगा 8.90 रुपीज, 8.90। और क्वेश्चन ने यही पूछा था, तो सेलिंग प्राइस जिसे x बोला गया है वो हो जाएगा आपका रुपीज 8.90। चेक कीजिएगा क्या आंसर मैच है क्या, यस सर आंसर मैच है। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने डिटेल में करवाया बिल्कुल अच्छे से। वैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊं ना, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन था तो इतना सॉल्यूशन बनता नहीं है, मैं वहां पर इसको सिंपली क्या करता, मेरी मटेरियल मेरी लेबर इसकी कॉस्ट को पर यूनिट ऐड करता और आपका एक ही जगह पर कैलकुलेशन करते हुए चलता, मतलब कि एक ही लाइन में, मतलब इतना टेबल ना बना करके। एग्जाम के लिए आपकी ये कैलकुलेशन नहीं आएगी, आपको एग्जाम में इतना छोटा सम नहीं आएगा, एग्जाम में पूरा डिटेल्ड सम ही आएगा। बस ये मैंने आपको कैलकुलेशन समझाने के हिसाब से बिल्कुल कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में काम किया है इसलिए। तो मटेरियल ले लिया, लेबर लिया, प्राइम कॉस्ट आ गया, प्राइम कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऐड किया, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड किया। सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में बताया नहीं था कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि क्या है, मैंने कहा आपको बोला था ना, आशुतोष लाटा जी ने क्या बोला था कि भैया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले ही ऐड करने का है, क्योंकि सीएमए इंस्टीट्यूट यही मान के चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के सारे खर्चे प्रोडक्शन से रिलेटेड है।
वो जोड़ा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड किया तो कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट ऐड किया, सेल्स आ गया, लेकिन सेलिंग एक्सपेंसेस है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, सेलिंग प्राइस को एक्स माना तो 36,000 यूनिट्स के लिए सेल्स हो जाएगी 36,000 एक्स, तो ये हो जाएगा 5400 एक्स। नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाई और एक्स की वैल्यू निकाल दी और यही एक्स आपके लिए सेलिंग प्राइस आएगी। क्लियर है? चलो जी, नाउ आई एम मूविंग अहेड टुवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, क्योंकि अभी हमारे पास 21 मिनट्स हैं और इस क्वेश्चन को करने में कम से कम मुझे मान के चलता हूं कि 20 मिनट्स के आसपास तो लगेगा ही लगेगा। आसान सा सम है, वैसे बहुत आसान सम है, लेकिन फिर भी हमारे को पूरी कॉस्ट शीट के मोस्टली जितने एलिमेंट्स चाहिए होते हैं उतने एलिमेंट्स इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों मुझे एक बार के लिए कहीं जाकर के आना होगा, जस्ट 1 सेकंड में मैं यूं गया और यूं आया, कुछ अर्जेंट काम याद आ गया, फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे कनेक्ट करेंगे। यस गाइस, चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 5 है, पहले तो मैं यहां पे लिख दूं कि भैया हमने ये लेक्चर 7 में ही कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। अब दोस्तों देखिएगा, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, जून 25 में पूछा जा चुका है, 8 मार्क्स का जून 19 में और जून 23 में, मतलब 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है यही सम। इसका मतलब ये क्लियरली समझ में आ रहा है ना, जून 25 में आया, इसका मतलब पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं। इससे आपको ये समझ में आ रहा है, इसका मतलब आगे भी रिपीट हो सकते हैं। न्यू एसएम में पहले देखो आप, ये जून 19 में आया, फिर वापस से रिपीट हुआ, जून 23 में आ गया, फिर जून 23 के बाद में फिर रिपीट हो गया। इसका मतलब एक ही सम 3-3 बार रिपीट होते हैं। आपको बता दूं, इंटर के अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको रिपीटेड ही मिलेंगे। एमटीबी दिसंबर 23 में भी और जून 24 में भी ये एमटीबी में भी था, ठीक है ना। चलिए, विपुल लिमिटेड सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 को, दैट मीन्स ईयर एंड पर विपुल लिमिटेड आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता है। आपको सेल्स दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है। आपको पता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहां काम आएगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, दैट मीन्स डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने के काम आएगा। आपको पता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लोगे, फिर उसके बाद में आपने जो परचेज किया वो लोगे, फिर आप उसमें से लेस कर दोगे, अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रहता है तो उससे आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट लेबर, इन्वेंट्री एट द बिगनिंग में आपको दे रखा है WIP का इन्वेंट्री और फिनिश्ड गुड्स का इन्वेंट्री। सर रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री का है, रॉ मटेरियल का ये आपको एट द बिगनिंग है, मतलब कि एक प्रकार से ओपनिंग WIP हो गया और ये ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स हो गया। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के लिए एट द बिगनिंग, मतलब कि रॉ मटेरियल का ओपनिंग हो गया और रॉ मटेरियल का क्लोजिंग हो गया। इन्वेंट्री एट द एंड, दैट मीन्स आपके पास क्लोजिंग WIP हो गया और क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स हो गया। क्लियर है? डन? क्या आगे बढ़िए। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए क्वेश्चन ने कहा कि ये आपका 60% ऑफ लेबर कॉस्ट है। अब आपके पास लेबर कॉस्ट कितनी है सर, 13 लाख, तो 13 लाख का 60% आपके लिए फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। क्लियर है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की बात करें तो क्वेश्चन ने कहा 5% ऑफ सेल्स है, सेल्स का 5% है। अब दोस्तों अगर यही क्वेश्चन ना सीए इंस्टीट्यूट के पास आता ना तो वो इसको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मानता, लेकिन आपको तो सीएमए इंस्टीट्यूट का एग्जाम देना है तो भैया इसको आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मानेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने से पहले आप इसको ऐड करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है वो भी आपको 10% ऑफ सेल है, तो सेल है 55 लाख, उसका 5% और उसी का 10% आप निकाल लेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट विद ऑल एलिमेंट। और अब भाई साहब इतना आसान सम, और मैं ये सोच रहा था कि इस सम को कर पाना में मतलब क्लासेस 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा क्या? अरे भाई मेरे को लग रहा है कि 2 आवर्स से पहले कंप्लीट हो जाएगा, हमारे पास कुछ समय बच जाएगा। चलो जी आइएगा, फॉर्मेट बिल्कुल वैसा है, याद करने जैसा कुछ नहीं है, आपको बस केवल हेड्स याद रखने हैं कि कितने हेड्स में आपका कोई भी कॉस्ट शीट बनता है। तो यहां पर आपसे पूछा गया यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट, तो यहां पर आप ऊपर हेडिंग लिख देंगे कॉस्ट शीट, एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम अमाउंट का। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करना होता है। प्राइम कॉस्ट कैसे आता है सर? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो मेरे को डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस नजर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है। अब आपको पता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आएगा? मुझे निकालना है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, और डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, मैं यहां पर लूंगा सबसे पहले अपना ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल,
ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें आप ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और इसमें आप लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब दोस्तों पहले तो आपको ये याद नहीं करना है, आपको ये याद नहीं करना है कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए ओपनिंग में परचेज ऐड करेंगे, क्लोजिंग लेस करेंगे। कंज्यूम्ड का मतलब क्या होता है? वो अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल जो कि हमने इस साल यूज किया है। आपके पास कुछ ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, आज अगर मैं मेरी बात करूं तो हमारे यहां पर सपोज से 40,000 पेजेस हमारे पास स्टॉक में पड़े थे। हमने सपोज 5 लाख पेज और ले लिए, लेकिन इसके बावजूद भी 20,000 पेजेस जो हैं वो हमारे लिए क्लोजिंग में बच गए। इसका मतलब कितना यूज हुआ होगा? ओपनिंग था 40,000, 5 लाख हमने और परचेज कर लिए और 20,000 हमारे पास एंड में फिर भी बच गए। तो जो एंड में बच गए, इसका मतलब 40,000 थे, 5 लाख हमने और परचेज कर लिए, तो हमारे पास अवेलेबल हो गए थे 5,40,000, लेकिन उसमें से 20,000 ही बच पाए, तो बाकी कहां गए सर? वो यूज हो गए। तो यूज कितने हो गए सर? आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो यहां पर आप कितने लिखेंगे सर? ओपनिंग स्टॉक आपके पास रॉ मटेरियल का दे रखा है एट द बिगनिंग 60,000, इनर कॉलम में लिख रहा हूं। आपने परचेजेस करी है सर 22 लाख की, तो 22 लाख को अगर मैं रुपीज इन 1000 लिखूंगा तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जितने लोगों को इसमें दिक्कत है कि 1000 नहीं लिखेंगे, तो आप चाहो तो सीधा पूरा अमाउंट लिख सकते हो। मैं आपको यूजुअली रुपीज इन 1000 लिखूंगा, तो ध्यान रखना उनके आगे 3 जीरो लगा लोगे तो आपका रुपीज इन 1000 टोटल वैल्यू में हो जाएगा। अभी के लिए मैं पूरा लिख देता हूं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो है 80,000, ये लीजिए, इसको आपको लेस करना है। लेस करने वाले फिगर्स को मैं ब्रैकेट्स में लिखूंगा, क्लियर है? अगर मैं इनका टोटल लिख देता हूं तो टोटल कितना आएगा सर? 60,000 प्लस 22 लाख माइनस 80,000, तो आ जाएगा 21,80,000। 21,80,000 कैलकुलेटर पे चेक करते हुए चलना भैया, हमारे को ना ज्यादा शानपत्ती नहीं चाहिए कि भाई साहब मैं तो बिना कैलकुलेटर के सॉल्व कर देता हूं। इसके बाद में आप ऐड करोगे डायरेक्ट लेबर, मैं स्मॉल में लिख रहा हूं, मतलब छोटे रूप में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। डायरेक्ट लेबर की बात करूं तो वो है आपको 13 लाख की। क्वेश्चन ने कहा था कि पूरे एलिमेंट के साथ बनाना, ठीक है साहब, पूरे एलिमेंट के साथ बना देंगे। आप मुझे एक चीज बताओ, डायरेक्ट मटेरियल में डायरेक्ट लेबर ऐड करूंगा तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी क्या? सर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है इनको आपने ऐड किया तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। और प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 21,80,000 प्लस 13 लाख, तो आ जाएगा 34,80,000। डन। आपको पता है प्राइम कॉस्ट में हमको क्या करना है सर? हमारे को फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करोगे, और क्वेश्चन ने कहा था फैक्ट्री ओवरहेड जो है ना वो आपके लेबर का 60% है, तो एट द रेट 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो 13 लाख का 60% हो जाएगा 7,80,000। आपको पता है यहां पर आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP भी दिया हुआ है। इसका मतलब अब आपके जो कैलकुलेट करने से आएगा वो आपके पास नेट फैक्ट्री कॉस्ट नहीं आएगा, वो आपके पास आएगा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट या ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ जाएगा सर? 34,80,000 में 7,80,000 ऐड करोगे तो आएगा 42,60,000। सर ये ग्रॉस क्यों है, आपका नेट क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों अभी भी WIP का स्टॉक दिखा रहा है क्वेश्चन में, और आपको पता है WIP को फिनिश्ड गुड्स कहां बनाया जाता है सर? वो फैक्ट्री में ही बनाया जाता है। तो अभी आपको WIP को फिनिश्ड गुड्स बनाना है, तो किसको फिनिश्ड बनाओगे? तो सर ऐड कर देंगे ओपनिंग WIP को, क्योंकि ओपनिंग WIP जो होगा वो हमारा इसी साल फिनिश्ड गुड्स बना होगा, तो इसलिए उसको हमने ओपनिंग WIP को ऐड कर दिया। अब आपको पता है ये जो फैक्ट्री कॉस्ट है ना 42,60,000, इसमें से कुछ यूनिट्स ऐसी यूनिट्स पर खर्चा हो गया जो अभी इस साल फिनिश नहीं हो पाई, तो भैया उनके खर्चे को हटाओ यहां से।
42,60,000 में वो कॉस्ट भी जुड़ी हुई है जो जिसके ऊपर आपने क्या किया है, इसी साल वर्किंग स्टार्ट करी, लेकिन वो वर्किंग कंप्लीट नहीं हो पाई, तो उसको आपको हटाना है। दैट मीन्स क्लोजिंग WIP। आपको पता है ये जो 42,60,000 है, आपके सपोज से मेरे पास लास्ट ईयर कोई 2,000 यूनिट थी, दैट मीन्स ओपनिंग, जो कि 60% ही कंप्लीट थी। तो आपने उसको इस साल फिनिश किया होगा, तो उसके ऊपर 40% कुछ काम आपने किया होगा इस साल। ये जो 40% काम इस साल किया, ये तो आपका ऑलरेडी इसमें शामिल है। लेकिन आपको पता है कि भैया जो इस साल फिनिश गुड्स बनी है, तो भैया उसको तो 100% शामिल करना है ना, तो उसका जो 60% है जो कि लास्ट ईयर ही काम हो गया था, वो हम ऐड कर रहे हैं। तो 40% तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ऑलरेडी एडेड है, तो वो हमने ले लिया। 60% काम जो पिछले साल ही हो चुका था, दैट मीन्स ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP मतलब पिछले साल ही इसके ऊपर काम हुआ होगा, तो जो पिछले साल काम हुआ होगा वो अमाउंट आपको इस साल ऐड करना है। तो भैया ओपनिंग WIP आप ऐड करेंगे। और क्लोजिंग WIP का मतलब ये हो गया कि सर आपके 42,60,000 में कुछ यूनिट्स हैं, सपोज से 5,000 यूनिट है, उन पर 60% ही काम हुआ है। तो भैया 5,000 का जो 60% काम हुआ है वो इस ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट है, लेकिन वो इस साल की खर्चे में नहीं शामिल करेंगे। बेशक उनके ऊपर हमने काम आधा इस साल किया है, लेकिन वो बिकेगी अगले साल, क्योंकि बनेगी ही अगले साल, क्योंकि वो WIP ही रहेगी। तो ओपनिंग WIP आपका ऐड होगा। और ओपनिंग WIP आपका कितना दे रखा है सर? ओपनिंग WIP दे रखा है 80,000, वो ऐड हो जाएगा। क्लोजिंग WIP आपको दे रखा है 1,60,000, वो आपका लेस हो जाएगा। और आपको पता है ये एडजस्टमेंट करने के साथ ही आपके पास एक अमाउंट आएगा, और उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे? नेट फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। और ये कितना हो जाएगा? 41,80,000। अब आपको पता है फैक्ट्री कॉस्ट के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए दोस्तों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए आपको कुछ खर्चे ऐड करने होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, जो कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन होते हैं। और आपको पता है हमारा इंस्टीट्यूट जो है ना, वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चों को रिलेटेड टू प्रोडक्शन ही मानता है। तो लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए क्वेश्चन ने कहा है कि वो है आपका @5% ऑफ सेल्स। अब दोस्तों क्वेश्चन ने आपको सेल्स दिया हुआ है 55 लाख, तो 55 लाख का 5% हो जाएगा 2,75,000। तो 2,75,000 जो है वो आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। आपको पता है जैसे ही आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड कर दोगे, तो आपके पास एक अमाउंट आएगा, और उसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा सर? 44,55,000। आपको किसी भी तरह का क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा नहीं दे रखा, कोई R&D का खर्चा नहीं दे रखा। अगर वो दिया होता तो मैं यहां एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के साथ उनको भी ऐड कर देता। तो यही है मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब दोस्तों आपको यहां पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन ने उनकी वैल्यू खुद दी है। अगर नहीं दी होती तो हम क्या करते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, इसमें हम यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस करी है उसका डिवाइड लगा देते, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट आ जाता, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता मेरी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स से। तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू आ जाती। अब आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और लेस कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यूनिट्स 8,000 यूनिट्स ही बेच रहा हूं, तो मैं खर्चा भी 8,000 यूनिट्स का ही लूंगा। तो जो ओपनिंग स्टॉक को ऐड क्यों किया? क्योंकि ये वो यूनिट्स हैं जो कि बन तो पिछले साल गई थी। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो क्या आएगा? केवल वही यूनिट्स का खर्चा आएगा जो इस साल बनी है। अब इस साल जो बनी है, आज सपोज से मैं यूं कहता हूं कि हमने इस साल बनाई है 6,000 यूनिट, और लास्ट ईयर से हमारे पास 4,000 यूनिट आई है, और हमारा क्लोजिंग है 2,000 यूनिट का। 8,000 यूनिट्स हम बेच रहे हैं। अब आपको पता है 8,000 यूनिट्स में से 6,000 यूनिट तो हमारी
इस साल बनी है। 4000 यूनिट हमने पिछले साल बनाई थी, तो इन दोनों को जो पिछले साल बनाई थी उसका खर्चा भी जोड़ूंगा और जो इस साल बनाई उसका खर्चा भी जोड़ा। लेकिन इससे क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ने से मेरे पास 10,000 यूनिट बन गई, लेकिन 10,000 में से बेचूंगा तो 8,000 ही, तो अल्टीमेटली 8,000 यूनिट ही बेचोगे तो 2,000 यूनिट क्लोजिंग रहेगा, तो आपको 2,000 यूनिट का खर्चा लेस कर देना है। क्लियर है? इसलिए आपकी एडजस्टमेंट हुए दोस्तों, आपको याद नहीं करना है कोई भी चीज, इसलिए मैं एक एक चीजों के ट्रीटमेंट्स आपको बता रहा हूं। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो है वो कितना दे रखा है सर, वो दिया हुआ है 1,40,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है 1,20,000 का। ये लेस हुआ तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉस्ट ऑफ सेल कितना आ जाएगा, 44,75,000। और आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल में अगर मैं प्रॉफिट ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा सेल। अब मुझे दोस्तों यहां पर एक चीज ध्यान देनी है कि मेरे पास प्रॉफिट नहीं है, मेरे पास सेल जरूर है। और सेल कितनी है सर, 55 लाख। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट ऐड करने से आपके पास क्या आ जाता है, सेल। अब मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल है, मेरे पास प्रॉफिट नहीं है, लेकिन मेरे पास सेल है, तो भैया बैलेंसिंग फिगर से आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 10,25,000। सॉरी सर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा ना भाई, क्या कर रहे हो सर आप, कॉस्ट ऑफ सेल कहां से ला रहे हो सर, सेलिंग का खर्चा तो आपने ऐड ही नहीं किया। सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जल्दबाजी में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये आया आपका, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेलिंग को खर्चे को तो मैं ऐड करना ही भूल गया। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अगर आप ऐड करेंगे अपना सेलिंग ओवरहेड, और सेलिंग ओवरहेड जो है वो कितना है सर, एट द रेट 10% ऑफ सेल्स। अब सेल्स कितना है आपको पता है, 55 लाख क्वेश्चन में गिवन है, तो 5,50,000 का सेलिंग ओवरहेड आ जाएगा। और अब इसको ऐड करने से जो आपके पास फिगर आएगा दोस्तों, उसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल। और कॉस्ट ऑफ सेल आएगा 44,75,000 प्लस 5,50,000, तो आएगा 50,25,000। और इस 50,25,000 में अगर आप अपना प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा सेल। और सेल मुझे पता है 55 लाख है। और अगर मैं इसमें से बैलेंसिंग फिगर की बात करूं तो वो बैलेंसिंग फिगर आएगा मेरे पास 4,75,000। चेक कर लीजिएगा, आंसर मैच है। चेक कर लीजिएगा, आंसर मैच है। दोस्तों बहुत बेसिक सवाल था। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपको इसको 2 टाइम्स रिवाइज करना है। आज जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं उन सभी क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन नंबर 1 को 0 बार, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, ये 2, 3, 4 को आपको तीनों क्वेश्चन को एक एक बार रिवाइज करना है। एक एक बार से भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है इसको आपको 2 टाइम्स करना है। वैसे आपको इसको 2 टाइम्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं कि इसको आप 2 टाइम्स कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें वैसे बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन था। हर एक चीज क्वेश्चन ने खुद ने दे रखी थी। आपने अगर इस कॉस्ट शीट की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो भाई साहब ये क्वेश्चन आपने 5 मिनट में कंप्लीट कर दिया होगा। हार्डली 5 मिनट से ज्यादा का समय इस क्वेश्चन को करने में नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये सम आप लोगों के साथ कंप्लीट होता है। बहुत बेसिक सा सवाल था आप लोगों के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा कि भैया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। आपको बहुत आसानी के साथ बहुत इजीली हमने ये कर दिया। हर एक चीज दी हुई थी, सिंपली हमको उसको फॉर्मेट में डालना था, दैट्स इट। आपको रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था, ले लिया, ऐड कर दिया परचेजेस, लेस कर दिया क्लोजिंग, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। डायरेक्ट लेबर ऐड किया तो प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में आपने ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड किया, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लेस किया तो आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड किया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का एडजस्टमेंट किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग ओवरहेड ऐड किया तो कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट ऐड किया तो सेल्स। दैट्स इट, काम खत्म।
तो दोस्तों कहा था ना 2 आवर्स का समय नहीं लगेगा, 1 मिनट अभी भी बची हुई है हमारे पास, है ना जी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये टोटल 5 क्वेश्चन जो है ना, ये हम लोगों ने यहां पर आप लोगों के साथ किए हैं। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, एटलीस्ट 11 तक तो करेंगे ही करेंगे। हो सकता है कि अगर 12 भी करने को मिल जाए तो 12 भी कर लेंगे। तो दोस्तों मैं आपको इतना सा बताना चाहूंगा कि हम लोग कहीं ना कहीं अगले 2 लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। मतलब कि टोटल 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और अगले 2 लेक्चर या 2.5 लेक्चर मैक्सिमम, अब आपको 4 to 5 आवर्स का ये चैप्टर बचा हुआ है, उसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड CA में आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ। फिक्स 2 आवर्स आप लोगों का सेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक का समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो यहां तक का तो मुझे बता तो देना भाई कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो दैट्स ऑल, बस दिल से बोलते रहिएगा, कॉस्टिंग आसान है। ओके गाइस, बाय बाय।